बहुत जगह तो मैंने ये भी देखा है, छोटे बच्चे जो है ब्रेड पे आयोडेक्स खाते थे, बूट पॉलिश वो भी क्रीम की तरह ब्रेड पे लगा के वो भी खाते थे, वो सूंघते हैं, अलग अलग तरह का नशा करते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स जाते थे और पेरेंट्स टीचर से ये कहते थे कि अगर ये आपकी बेटी है, आपकी बात न सुने, हमारी तरफ से स्वतंत्र है, थप्पड़ लगाइएगा। हम लोग मजाक में एक बात भी कहते हैं कि हम तो उस जनरेशन वाले हैं कि सब अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा लेते थे। Exactly. आपने मुस्लिम समुदाय में भी काम किया जी। और दूसरी साइड आप राष्ट्रवादी मुद्दे पे भी बोलती हैं। किसी ने कहा हो कि आप मुस्लिम विरोधी हैं या आप हेट फैलाती हैं। जो इनके ये 72 हुर का कॉन्सेप्ट है, जो इनकी ये झूठी बातें हैं, कौन सा ऐसा ऊपर खुदा, अल्लाह या राम जी या वाहेगुरु आराध्य हैं जिनको हम पूजते? आप एक और मुहिम आपने शुरू की थी युवाओं में राष्ट्रवाद को, देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुस्तान की आवाज करके। और चिकन नेक काटने की बातें करते जो 4 साल से शर्जिल इमाम जेल में पड़े। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। हमारी बारी है कि हम जो अपनी अगली फौज तैयार कर रहे हैं, अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, वो हम उसमें क्या करेंगे, हम उनको क्या दे के जाएंगे। जैसे इतना कुछ किया मोदी जी ने बनारस के लिए, तीसरे टर्म में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं और चीजें इतनी अच्छी जा रही हैं, लेकिन इस बार मार्जिन कम हो गई। विश्व के एंटी नेशनल्स, एजेंसीज, अखबार, कैसे नरेंद्र मोदी हार जाए चुनाव, जिसके हाथ से मेरे मंदिर का निर्माण होगा। तो भगवान ने जिसको कलयुग में चुना, उसको हराने की हैसियत तो कौरवों की नहीं हो सकती। आप युवाओं की बात कर रही हैं, आप महिलाओं की बात करती हैं। लगातार कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे सोनम का एक केस हुआ इंदौर का, उसके पहले अतुल सुभाष का केस बंगलोर से आया था, जिसका रेप भी हुआ है या जिसके साथ घटना भी घटी है। अगर घटना जिसके साथ घटी है वो हमारे वोट बैंक से, तब तो हम बोलेंगे। ये तो जाने दो, इस केस को रोज लोग मरते रहते हैं। इस देश में रानी अहिल्याबाई, बिल्कुल। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई सांप्रदायिकता की परिभाषा हो जाती हैं, और ये जो गीता यथार्थ और ये ज्योति मल्होत्रा जैसी जो स्पाई हैं, जासूस हैं, ये लोग महिला शक्तिकरण के उदाहरण। देवी अहिल्याबाई है जिनकी वजह से देश में आज सब कुछ है। हमारा काशी विश्वनाथ काशी है, तो मतलब हम तो प्रणाम करते हैं। काशी तो कैसे ही भूल सकता है। अगर उनके पैरों की धूल छटाक भी इस देश की बेटियां काम कर लें, तो आप समझ लीजिए कितनी अहिल्याबाई होलकर के छोटे छोटे पार्ट हम देश में हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए फेक फेमिनिज्म इम्पोर्टेंट इतना हो गया है बॉलीवुड और ओटीटी सीरीज देख के। रानी पद्मावती के बारे में तो एक फेमिनिस्ट का, ये भी एक महिला ही थी, उन्होंने कहा था कि मैं अगर पद्मावती की जगह होती तो मैं खिलजी के साथ जाना पसंद करती के बजाय जौहर के। आप सोचिए कितने बेशर्म ये फेक फैम। अरे मतलब इतनी शर्म आती है मुझे बोलने में कि हम नॉन ब्रा डे मनाते हैं। व्हाट नॉनसेंस। आज हम किसी देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में फलाना डे मनाएंगे, आज सारे पुरुष साड़ी में जाएंगे। अब तो डर लगता है कि जो बच्चा हमारा स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, हम उसको पैंट शर्ट में भेजेंगे, कहीं वो घाघरा चोली में वापस ना आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं द चौपाल के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो बेहद खास हैं। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूं एक संक्षिप्त रूप से। एक दुलारी देवी फाउंडेशन नाम का एक संस्था है जिसकी आप फाउंडर हैं। ये संस्था झुग्गी झोपड़ियों में जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने का काम करती है। साथ ही साथ निजामुद्दीन के जो मुस्लिम एरियाज हैं उनमें काफ़ी सक्रिय है ये संगठन। साथ ही साथ भारत सरकार जैसे गरीबों को अनाज उपलब्ध करा रही है, उसी प्रकार ये संगठन भी गरीबों को 5 किलो अनाज उपलब्ध कराती है। तो स्वागत कीजिए हमारे स्टूडियो में आज प्रीति पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप वैसे तो बहुत सारे राष्ट्रवादी मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से रखने के लिए जानी जाती हैं, टीवी चैनलों पे आप लगातार बोलती रहती हैं, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट होगा ये थोड़ा अलग होगा। यहाँ कोई डिबेट नहीं है, यहाँ आपसे हम ज्ञानवर्धन करने का कार्य करेंगे। आपके अनुभवों को, आपके जो काम करने के दौरान जो आप ग्राउंड पे जो महसूस करती हैं, हम उससे जुड़े सवाल करेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो देश का करंट सिनेरियो चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि पहलगाम हुआ, अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा अहमदाबाद में हुआ, उसके पहले मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ, इसको लेकर के देश में एक बहुत ही एनॉइंग सा माहौल चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। सबसे पहला टेक तो मैं आपका ये जानना चाहूँगा कि आप इस पे अपनी क्या राय देखिए, जो रखेंगे? एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से अब 2 दिन हो गए और हम लोग अब जिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ खोई हैं, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो एयर होस्टेस जो महिलाएँ उसमें थी, या क्रू मेंबर्स, या जो आम आदमी उसमें ट्रैवल कर रहे थे, या एक्स सीएम गुजरात के। बहुत सारे लोगों ने जो अपने ज़िंदगियाँ खोई, लोगों ने अपने बच्चे खोए, परिवार खोया। पहले तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूँगी कि प्रभु उनको अपने चरण में ले। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
और माय हार्ट गोज़ आउट, क्योंकि एक व्यक्ति जो परिवार से, यहाँ से परिवार के साथ लंदन गया, जा रहे थे कि हाँ, मैं लंदन में जाऊँगा, मैं वहाँ पे अपना परिवार को सेटल करूँगा। पूरी-पूरी फैमिली, पति, पत्नी, 3 बच्चे। बच्चे और उनके एक बुज़ुर्ग पिता जिनका मैं कल इंटरव्यू देख रही थी, तो मतलब इतना ये डरावना है, ये हादसा ऐसा है, इसकी जाँच भी होनी चाहिए, किसी भी फ़ॉल्ट के कारण हो। चाहे वो टेक्निकल फ़ॉल्ट हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एविएशन से नहीं हूँ, बस मैं जो जो डेड बॉडीज़ हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं, डीएनए करने में 2 से 3 दिन लग जाएँगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से बुरी तरीके डैमेज से हुआ है। झुलस चुके हैं, डैमेज हो चुका है। जी। कितने लोगों ने अपने सपने खो दिए। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी, मणिपुर की जो एक बिटिया है, उसमें जो एयर होस्टेस थी 22 साल की, अ, उनकी उनके जो बड़े भाई हैं, वो बीमार रहते हैं, वो अपने घर की ब्रेड अर्नर थी, वही एकमात्र महिला लड़की थी उस परिवार की जो अपने घर में कमाती थी और अपना परिवार चलाती थी। जो पायलट थे, उन्होंने शायद शादी नहीं की थी, वो सिंगल थे, 2 साल पहले उनके माँ की डेथ हुई थी। उनके पिता 90 वर्ष के हैं। उन्होंने अपने पिता से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी नौकरी छोड़ के रिटायरमेंट लेके और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँगा। तो आज वो बुज़ुर्ग पिता जो 90 साल के बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि मेरा बेटा अभी एयर इंडिया की फ्लाइट से गया है और लंदन से वापस आएगा और मुझे समय देगा, तो शायद वो सपने चकनाचूर हो गए। दुःख है, दर्द है, जाँच होनी चाहिए, जिस कारण से भी हुआ, चाहे वो जिसमें जो भी दोषी पाया जाए, जिस फ़ॉल्ट के कारण हुआ, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और अगर ये ऐसी कोई फ़ॉल्ट है जिसमें किसी की गलती नहीं रही हो, तो भी दोबारा ऐसा ना हो किसी प्लेन में, उसके लिए भी मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को, हमारी एजेंसीज़ को, हमारे लोगों को काम करने की भी ज़रूरत है। जी। चलिए और मुद्दों पे हम आएँगे, उससे पहले मैं सबसे पहले आपके फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ जानना चाहूँगा। ये जो दुलारी देवी फाउंडेशन आप चलाती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कहाँ-कहाँ आपकी ये फाउंडेशन वर्किंग है? किन-किन स्टेट में? और काम क्या करती हैं आप लोग? सौरभ जी, देखिए, मैं अपनी दादी से बहुत अटैच हूँ। हुँ, आज भी मुझे लगता है कि दादी मेरी हैं। हुँ। जब से मैंने दुलाई देवी फाउंडेशन की स्थापना की है, मुझे लगभग 2014 में एमबीए हूँ और गाज़ियाबाद मेरठ रूट पे एक यूनिवर्सिटी है, शोभित यूनिवर्सिटी, जो बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ से एमबीए किया। मैं एक बहुत अच्छी जॉब में भी थी और अचानक से मुझे 2014 में लगा कि ये 9 से 5 की नौकरी मेरे बस की नहीं है। सुबह हुँ, जाना, 5 बजे चले आना हुँ। और किसी और के लिए काम करना, किसी और को करोड़पति बनाना, मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ, मैं 9 हुँ, से 5 की नौकरी नहीं कर सकती। और ऑल ऑफ सडन मैंने 2014 में नौकरी छोड़ी, हुँ। अपने घर में नहीं बताया। मेरे पिता और मेरी माँ को बहुत दिनों तक नहीं पता था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि होता क्या है, जब आप बनारस या ऐसे शहरों से आते हैं दिल्ली, तो बड़े सपने लेके आते हैं और आपसे सपने ज़्यादा आपके माँ-बाप के सपने होते हैं। और वो या एक जब अलग अजीब-सा माहौल हो बिल्कुल, जाता है कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। नौकरी छोड़ दी। तो बताना था नहीं, हाँ, डर के मारे मैंने बताया नहीं और हुँ, माँ को भी नहीं बताया, पापा को भी नहीं बताया, घर में भी नहीं बताया। हुँ, और वहाँ पे मैंने नौकरी छोड़ने के पहले ये सोच लिया था कि करना क्या है आगे? हुँ, सब मुझसे पूछते थे, नौकरी छोड़ोगी तो करोगी क्या? हुँ, दोस्तों को बताया, कुछ हुँ, लोगों को बताया, मेरे मेंटर गुरु, हुँ, उनको बताया। तो सोचते थे कि करोगी क्या? मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करूँगी, पर ये चीज़ श्योर थी कि मैं 9 से 5 की नौकरी नहीं करूँगी। हुँ, और नौकरी छोड़ने का डिसीजन बहुत सडन था। बस मैं एक दिन गई और मैं रिज़ाइन करके चली आई और मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और मैंने कहा कि अगर मैं अचानक से नौकरी छोड़ दूँ तो? हुँ, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तो क्या हुआ, इतने साल नौकरी करी है, कुछ साल आराम कर। हुँ, और गुरु से जाके पूछा, मेरे गुरु जो शोभित यूनिवर्सिटी के हुँ, चांसलर हैं, हुँ, शेखर कुंवर विजयन सर, हुँ, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम आगे कुछ प्लान करो कि तुम्हें क्या करना है। हुँ। जब गुरु की हामी हो गई, शेखर सर की और दोस्तों की हामी हो गई, घर में बताने की हिम्मत नहीं थी। माँ-बाप को बताने की हिम्मत नहीं थी कि कन्विंस कैसे करूँगी कैसे कि मैं करेंगे? बनारस से एमबीए करके, आपके इतने पैसे खर्च करके और एमबीए एक में। वो मध्यम वर्गीय परिवार का जो माहौल भी होता है बिल्कुल, ना कि बिल्कुल। और पैसा बर्बाद हो गया, एक करियर तो में आगे बेटी क्या करना है? एक तो बेटी, हाँ, ऊपर से बनारस से। जी। और जिन जिन जगहों से हम लोग आते हैं, वहाँ इतना कॉमन नहीं है कि आप अपनी हुँ, नौकरी छोड़ के आप समाज के लिए काम करने लगो, राष्ट्र के लिए काम करने लगो, समर्पित हो जाओ, हाँ, हाँ। झुग्गी-झोपड़ियों में चले जाओ, वो गंदे नाले बह रहे हैं, मतलब माफिया आपके पीछे पड़ जा रहे हैं, इस तरह के लोग आपके पीछे पड़ जा रहे हैं, जो एंटी नेशनल से, जो देश के खिलाफ काम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम के आप नारे लगवा रहे हैं, आपके पीछे बहुत सारे मौलाना पड़ गए, आपके मतलब आपकी क्लास वहाँ ना चले और एनजीओ वहाँ ना चले, वो सारा गुणा-गणित जो कर सकते हैं, वो सब उन्होंने किया। माँ-बाप को तो मैंने नहीं बताया, 6 महीने बाद किसी तरह हिम्मत जुटाई कैसे और कैसे बताया था आपने? बनारस में एक मतलब कार्यक्रम था। भोजपुरी वाला अगर बताएँगी तो कैसे बताया था? बनारस में एक कार्यक्रम था और मुझे याद है कि काशी विद्यापीठ हमारे यहाँ बड़ा फेमस है। हुँ, तो वहाँ मैं थी और माँ
सामने के मंच पे मैं थी और माँ सामने की चेयर पे बैठी थी, हुँ, और मैंने वहां से एक कार्यक्रम के बीच में मम्मी को कहा हुँ, कि मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। हुँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि मम्मी लगातार जब फोन करती थी, मैं कहती थी मम्मी ऑफिस में हूँ, मैं आपको शाम को फोन, जनरली हम शाम को रिवर्ट हुँ, हुँ, करते हैं कॉल्स, हुँ, ऑफिस में है, वर्किंग है। बीच में क्या हुआ, जब भी माँ फोन करती थी तो मैं घंटों बात करती थी। हुँ। अब माँ तो माँ, जन्म दिया कुछ उन्होंने कुछ मुझे, कुछ तो संदेह तो हुआ मम्मी होगा। को लगता था कि ये इतनी बिजी रहने वाली लड़की, रात को 11 बजे कॉल करने वाली लड़की, अब इसको दिन में भी फोन करो तो ये घंटों बात करती है। हुँ, तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली दाल है। का और उनको शक हुआ और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले हुँ, बार बार मुझे कहती थी कोई ऐसी बात तो नहीं है कि तुम मुझे छुपा रही हो। हुँ, मैं कहती थी नहीं मम्मी, कोई ऐसी बात क्या होगी, होगी तो बताऊंगी ना। हुँ, अच्छा, पिता से भी डर लगता था कि एमबीए में इतने पैसे खर्च किए, सारे भाई बहन पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, मैं हुँ, कैसे किस मुंह से कहूंगी कि मुझे नौकरी नहीं करनी। अच्छा, नौकरी नहीं करनी तो प्लान क्या है ये भी नहीं पता था। बस ये पता था कि ये नौकरी नहीं करूंगी, कुछ ऐसा करूंगी जो अपने समाज में, अपने देश को कुछ दे के जाऊंगी। हुँ, ये भीड़ में नहीं जाना मुझे कि बस नौकरी कर रहे हैं, अपना टैक्स भर रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, हुँ, वो नहीं करना। माँ को मैंने मंच में सामने कहा, मैंने कहा माँ, मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, और मैंने 6 महीने पहले नौकरी छोड़ दी है, और अब मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ। हुँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी आप पे या पिता पे, देखिए ना बच्चे हाँ, हाँ, माँ-बाप पे बोझ होते हैं, ना माँ-बाप माँ-बाप बच्चों पे से बोझ होते हैं, लेकिन जब एक उम्र आपकी माँ-बाप की हो जाती तो है, हमारा भी तो कर्तव्य हमारा बनता है। कर्तव्य है। हम घर बिल्कुल, नहीं बैठ सकते, हम उनको 2 रुपए कमा के ना दें वो चलेगा, लेकिन उन हाँ, पे बोझ भी ना बने। बिल्कुल। तो मैंने मम्मी से कहा कि मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपका सर झुके कभी। हुँ, मैं बनारस से दिल्ली अपना बायोडाटा लिखने आई हूँ, हुँ, देश में कुछ करने आई हूँ, हुँ, और ऐसा ज़रूर करूँगी कि आज से कुछ सालों बाद आपको गर्व हो। अच्छा, हुँ, ये कहती तो थी लेकिन अंदर से डर लगता था हुँ, कि कर भी पाऊँगी कि नहीं? हाँ, वो एक ऐसे तो थोड़ा-सा बहुत हाँ, हाँ, भौकाली में हमारे यहाँ लोग बोल देते हुँ, हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, डर भी लगता था। जब भी डर लगता था तो दोस्तों में, शेखर सर के पास जो मेरे चांसलर हैं उनके हुँ, पास जाती थी, सर आगे क्या करूँगी मैं? हुँ, तो वो हमेशा बूस्ट अप करके भेजते थे। आज भी मैं जब जीवन में मुझे रास्ता समझ में नहीं आता है तो मैं हुँ, सीधे शोभित यूनिवर्सिटी जाती हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ जिसके दरवाजे हुँ, अपने एक्स स्टूडेंट्स के पढ़ाई के 20 साल बाद भी खुले हुए हैं। खुले हुए हैं। आप जाइए और उनसे पूछिए। तो मैंने माँ से कहा कि मैं आपके सर पे बोझ नहीं बनूँगी, और मैं नौकरी करूँगी, या नौकरी छोड़ दी मैंने, हुँ, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे कभी आपको या पापा को शर्म महसूस हो कि मेरी बेटी ने ये बात काम किया। हुँ, हुँ, अच्छा, जिस परिवारों से हम आते हैं वहाँ पे नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं है। एक मिडिल क्लास परिवार जहाँ से आप आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपके परिवार के प्रति हैं, अचानक से पता चले लड़की ने नौकरी छोड़ दी, हुँ, तो कितना बवाल होता है। अच्छा, आपसे ज़्यादा तो आपके रिश्तेदारों को होता है। आपको कम हाँ, परेशानी है, हाँ। आपके माँ-बाप को कम परेशानी है, आपके वो भाई-बहनों को परेशानी है। वो बहुत सारे ऐसे क्लोज़ कुछ रिलेटिव्स या कुछ कुछ करिए तो भी रिश्तेदारों हाँ, को वो समस्या, ना करिए तो अच्छे भी भी हैं, समस्या। मेरे तो हाँ, हाँ। बहुत से रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ गॉसिपर्स भी होते हैं। हाँ, तो वो गॉसिप करना, मेरे बारे में कुछ कहना कि अरे नौकरी छोड़ दी, हुँ, आप कितने पैसे नुकसान कर दिए, लड़की क्या करेगी, पांडे जी हुँ, क्या कर रही है हुँ, ये सब चीज़ें। हुँ, तो मैंने कन्फेस किया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, हुँ, और उस समय ओला उबर चलती थी हुँ, नई-नई, हुँ, 2014-15 में। तो मैंने प्लान किया कि दिल्ली में रहना है, हुँ, और कमाना खाना भी है, रेंट भी देना है, बिजली भी देना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, हुँ, और समाज सेवा जो मैं करना चाहती हूँ, वो भी करना है, तो पैसे कहाँ से आएँगे? तो मैंने ओला उबर में गाड़ियाँ लगवाई, हुँ, और नौकरी छोड़ने से पहले, और उससे मैं बहुत दिनों तक उस बिज़नेस को सेटअप किया, और भी बहुत सारी चीज़ें की, और वो कर के मैंने अपना फाइनेंस ऐसे मैनेज किया कि मुझे घर से पैसे ना लेना पड़े। हुँ, और मुझे लगता है कि 2008 में ऑफ कोर्स मैंने एमबीए कंप्लीट किया, और मैंने 2008 के बाद से हुँ, आज 2025 में हम बैठे हैं, हुँ, मैंने अपने पिता से या अपने परिवार से 1 रुपया नहीं लिया। हुँ, और अच्छा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बनारस में बैठे मेरे पिता को या मेरे माँ-बाप को ये लगे कि लड़की दिल्ली में क्या कर रही है। हुँ, मुझे लगता है कि जो उनसे मिलता होगा ज़रूर कहता होगा कि आपकी बेटी कुछ अच्छा ही कर रही है। हुँ, ना कोई बहुत बढ़िया, मुझसे ज़्यादा बेहतर काम करने वाले लोग भी हैं इस देश में, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने ऐसा ज़रूर किया कि माँ-बाप का सर नहीं हाँ, झुका। मतलब स्वांतः सुखाय हाँ, मैं वो चीज़ होनी खुद भी चाहिए। खुश हूँ, और हुँ, मेरे माँ-बाप भी बहुत प्राउड फ़ील करते हैं आज इतने सालों बाद। हुँ, बहुत समय तक परिवार को कन्विंस करना पड़ा। हुँ, बहनों ने बहुत साथ दिया, भाई ने बहुत साथ दिया, और पहले सबको ये लगता था कि ये आगे क्या करेगी, अनसक्सेसफुल हो गई तो। हुँ, झुग्गी-झोपड़ी में एमबीए करके ये नाला बह रहा है, गंदगी बह रही है, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, जब तक आप बच्चों से अभी बात ही करेंगे तब तक वो निज़ामुद्दीन में ब्लेड मार के चले जाते हैं। अब हुँ, जब तक आपकी ब्लीडिंग हो रही है तब हुँ। तक वो आपका चेन, इयररिंग्स, घड़ी, वॉलेट लेके छीन के भाग ऐसा जाएँगे। होता है? हाँ, बिल्कुल उन बच्चों के बीच में मैंने काम किया है। अच्छा, ये एज ग्रुप क्या होती है बच्चों की? एज आपको पता है कि रुमाल में वो नशा लेके हुँ, हुँ। वो, वो सुल्फ़ा हाँ, सूँघते हैं। सुल्फ़ा सूँघते हैं, अलग-अलग तरह का नशा है। बहुत जगह तो मैंने ये भी देखा है छोटे बच्चे जो हैं वो आयोडेक्स
जो है, मैं मतलब कहना भी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन लोगों को पता ज़रूर होना चाहिए कि पता ये भी होना एक तरह का चाहिए। नशा है। ब्रेड पे आयोडेक्स खाते थे, बूट पॉलिश जो आप करते हैं, वो ये कीवी जो चेरी चेरी हमारे ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम या कोई मतलब कोई भी हुँ, बूट पॉलिश हुँ, वो भी क्रीम की तरह ब्रेड पे लगा के वो भी खाते थे, वो सूंघते हैं, अलग-अलग तरह का नशा करते हैं, हुँ, जो सुन के और देख के आपको लगेगा ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चों के बीच में हमने काम शुरू किया तो 4 साल, 5 साल का बच्चा, माँ-बाप खुद नशे में धुत हैं, हुँ, हुँ, माँ-बाप खुद ही गाँजा फूँक रहे हैं। तो वो निज़ामुद्दीन के आस-पास वो सब बच्चे ऐसे ही बैठे रहते थे। हुँ, वो लाल बत्ती पे उनका बच्चा घूम रहा है, उनको पता ही नहीं, बेसुध हैं, उनको मतलब ध्यान तक नहीं कि उनका बच्चा रेड लाइट पे है, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, वहाँ कोई मिसहैपनिंग हो सकती नहीं। रेड लाइट्स पे भीख माँग रहे हैं, बच्चों को भी वही काम करा रहे हैं, बच्चों को फ़ोर्सफुली वहाँ काम करा रहे हैं। कि अगर घर में 10 लोग हैं, पढ़ के क्या करेंगे? अगर पढ़ने जाएँगे, हुँ, तो इससे अच्छा तो वो रेड लाइट्स पे काम करेंगे तो 50-50 रुपए भी पाएँगे, तो 10 बच्चे मतलब 500 रुपए तो एक घर की कमाई हो जाएगी। हुँ। उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल था। अच्छा, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं कि मेरी बेटी इन लोगों के बीच में जाके काम कर रही है, जो अनसेफ जो भी जहाँ है, लाइफ थ्रेड भी है। लाइफ थ्रेट भी है, अनसेफ भी है। निज़ामुद्दीन के पास खुसरो पार्क, दरगाह के हुँ, पास खुसरो पार्क हुआ करता था, अभी हुँ, भी है वो। हुँ, और उसमें बहुत सारे मौलाना और वो रात में अचानक से ईंटें जोड़ के वो मज़ार बना देते हुँ, थे। हुँ, हुँ। नकली मज़ार बन गई, रातों-रात। रातों-रात हरी चद्दर हो गई, उसको सजा दिया, हुँ, कल से वहाँ पे इबादत होने लगी, हुँ, पूजा-पाठ जिसको हम हुँ, कहते हैं, हुँ, वो होने लगी। तो वहाँ जब मैंने वहाँ काम शुरू किया तो मेरे माँ-बाप को लगता था ये क्या कर रही है? ये सोशल वर्क तक भी ठीक था, गरीब बच्चों को पढ़ाने तक भी ठीक था, ये हुँ, तो अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा रही है। हुँ, अब ये मुझे भी अंदर से डर लगता था, हुँ। जिस टीम को हम लेके जाते थे, जो युवाओं के साथ काम करते थे, कभी उनकी ज़िंदगी का भी जो एक जोखिम था, वो भी मेरे सर पे था कि मेरी टीम को कहीं कुछ ना हो कुछ जाए। ना हो जाए। लेकिन लकीली दुर्गा माँ की कृपा ऐसी रही, राम जी की ऐसी कृपा रही कि सारे लोग जुड़ते गए। मैंने जिन-जिन के साथ नौकरी की, चाहे वो मेरे बॉसेस हों, जूनियर हों, सीनियर हों, मेरी यूनिवर्सिटी हो, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, और जिनकी क्लास मैंने कभी अटेंड नहीं की, बंक भी मारा होगा, हुँ, वो प्रोफेसर्स भी सामने आए, उन्होंने भी बहुत मदद की। और मेरे एनजीओ में आज तक मैं हमेशा कहूँगी कि मेरे दोस्तों का, मेरी यूनिवर्सिटी का, मेरे स्कूल कॉलेजेस का, मेरे गुरुओं का, जिनके साथ मैंने नौकरी की, मैंने जिनके अंडर में काम किया, या जो मेरे जूनियर्स हैं जिनकी मैं बॉस रही, वो सब दुलाई देवी फाउंडेशन से जुड़े हैं। बहुत साल लगा सौरभ, मेरे घर में ये कन्विंस थे, पर हुँ, माँ-बाप है ना, हुँ, डरे हुए हुँ, थे। बिल्कुल। तो बहुत सालों तक उनको कन्विंस करने में और बहुत सालों तक उनको ये बताने में कि नहीं, इसका कुछ भविष्य है, हुँ, ये कुछ करेगी आगे जीवन में। हुँ, तो चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था, और मुझे लगता है बहुत सालों तक तो परिवार के बहुत सदस्य खफ़ा भी रहते थे, नाराज़ भी रहते थे कि हमने पढ़ाया-लिखाया, इतने पैसे खर्च किए, ये क्या जीवन चुन लिया उसने, इतनी अच्छी नौकरी में थी। अच्छा, आई वाज़ अर्निंग गुड, मैं अच्छी नौकरी में थी, अच्छी जॉब में थी, अच्छी सैलरी और अच्छे पैकेज में थी। हुँ, से एक दिन ऐसे दिमाग में आया कि नहीं भैया, मुझे नहीं करनी नौकरी, ये 9 से 5 कर के दूसरों को करोड़पति बनाओ, अपने लिए काम करेंगे, देश हुँ, के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। जहाँ आने के बाद शाम को मुझे सैटिस्फैक्शन लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ किया। सिर्फ़ ऑफ़िस जाते समय या स्कूल कॉलेज जाते समय जो गरीब बच्चे दिख रहे हैं, उनको देख के सिर्फ़ तड़पना कि हाय, इसके पैर में चप्पल नहीं है, या इसके पैरों से खून आ रहा है, हुँ, या कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, बहुत बुरी हालत में है, उसका पति उसको पीट रहा है एंड शी इज़ ब्लीडिंग। इसके बावजूद ऑप्शन नहीं है उस महिला के लिए। हुँ। हम सिर्फ़ देख के तड़प सकते हैं, वो नहीं करना था सिर्फ़ मुझे। समस्याएँ नहीं, समाधान पे काम करना है। बिल्कुल, मतलब सिर्फ़ ये देखना कि ये महिला बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन हमने उसके लिए क्या किया? हमने समाज के लिए क्या किया? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में परमानेंट आती थी। हुँ। स्कूल के टाइम में भी मैं बहुत कभी रिक्शे वालों के बच्चों को, कभी ठेले आ वाले के बच्चों आपकी को। बातों से भी लग रहा है कि आप थोड़ी-सी इमोशनल टाइप की रही होंगी कि यार किसी की पीड़ा, किसी का कष्ट एक्चुअली देखा मेरी नहीं जाता। दादी ये सब बहुत करती थी, और हुँ, मैं अपनी दादी के साथ ही पली-बड़ी हूँ। हुँ, और मुझे लगता है कि अब तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हो गया न्यूक्लियर फैमिलीज़ का, जहाँ हुँ। दादा-दादी, नाना-नानी का कोई, चाचा-चाची, ताऊ-ताई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं भाग्यशाली रही कि मैं उस परिवार में जन्मी और पली-बड़ी हुँ, जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था। जहाँ पिता भी डाँटता था स्कूल से लेट आने पे, कॉलेज से लेट आने पे, हुँ। बड़े पापा से भी डाँट पड़ती थी। बड़े पापा के परिवार से भी डाँट और पड़ती थी। अधिकार के साथ। अधिकार के साथ, मतलब हाँ। आपके पिता तो एक थप्पड़ लगाने में शायद टाइम लगाएँ, हुँ, लेकिन बड़े पापा खड़े होके घर के बाहर थप्पड़ लगाने में टाइम नहीं लगाते थे, हुँ, या गुस्सा होने में टाइम नहीं हुँ, लगाते थे। लेट हो गया, समझती नहीं हो, हुँ, माहौल ऐसा है। तो हम लोग उस परिवारों में पले हैं जहाँ पे परिवार का कॉन्सेप्ट है। हुँ। आज तो परिवार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, आज तो माँ-बाप नहीं बोल सकते, माँ-बाप भी नहीं बोल आज तो टीचर नहीं बोल सकते, केस हो आपके जाता है। गुरु नहीं डाँट सकते, केस हो केस जाएगा। हो जाएगा। एक एक थप्पड़ मार दे अगर स्कूल में कोई टीचर, तो टीचर तो बेचारा गया, गया। वो उनको जेल हो जाएगी।
भाई हमारे तो हम उस जगहों से हैं जहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स जाते थे और पेरेंट्स टीचर से ये कहते थे कि अगर ये आपकी बेटी है, अगर आप इसकी बात नहीं मतलब ये आपकी बात ना सुने तो हमारी तरफ से आप स्वतंत्र है, थप्पड़ लगाइएगा। हम लोग मजाक में एक बात भी कहते हैं कि हम तो उस जनरेशन वाले हैं कि सब अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा लेते थे। एग्जैक्टली। जिसको मर्जी वही धो आप देता सोचिए ना था। कि पेरेंट्स हम लोग लेके जाते थे पेरेंट टीचर मीटिंग में कि हमने क्या पढ़ाई की है, कितने अच्छे नंबर आए, इस बारे में बात होगी और चर्चा होगी। लेकिन वहाँ इस बारे में बात और चर्चा नहीं होती थी, वहाँ तो हमें मतलब सुपुर्द कर दिया जाता था कि आप पीटो, जैसे मर्जी आप वैसे जैसे करो। मर्जी करो, सुधारो और सुधार के ही बच्ची को घर भेजना। तो हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं। अब आज के जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है कि दादा दादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं अपनी दादी के साथ पली बड़ी, जहाँ दादी, आजमगढ़ मेरा गांव है और आजमगढ़ में मेनाजपुर बाजार है, वहाँ हमारा एक गांव है मेनाजपुर। मेनाजपुर में लालमो पुरुषोत्तमपुर हमारा गांव पड़ता है। आज की हम जनरेशन को तो अपनी अच्छा, रूट्स भी नहीं पता। यहाँ पे मैं एक मतलब ठीक है थोड़ा सा वाद विषयांतर हो रहा है, आपने आजमगढ़ का किया, हमारी जो रूट ओरिजिन है वो भी आजमगढ़ से ही है। वहाँ पे सौरभ आई एम सो हैप्पी कि हम सेम रूट से हम वहाँ पे गांव छरदई करके हमारे पूर्वज बताते हैं जी कि वो लोग वहाँ से पलायन करके, चूंकि बाढ़ वाढ़ थोड़ी सी ज्यादा आती जी थी, पलायन करके वो गोरखपुर की साइड आ गए थे। अच्छा ओके। तो हमारा जो रूट कॉज है वो बिल्कुल आजमगढ़ से ही है। तो आजमगढ़ से, और वहाँ पे मेरे यहाँ मैं छोटी थी और लखनऊ हम लोग रहते थे। लोग गर्मी की छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते थे, मेरे गर्मी की छुट्टी में फिक्स होता था कि पापा वॉज वेरी श्योर कि भाई बच्चे दिल लखनऊ में रह रहे हैं, पिता मेरे राजनीति में रहे हैं, और लेकिन फिर भी छुट्टियों में हमारा मई जून फिक्स होता था कि हम दादी के पास ही आजमगढ़ जाएंगे, और दादी भी बेसब्री से वेट करती थी अपने पोते पोतियों का, और हम लोग भी। और बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, मौसी, सब हम इकट्ठा होते थे। हम गर्मी की छुट्टी में एक दो बच्चे नहीं होते थे, मतलब हम 40-50 बच्चे हुड़दंग मचाते थे। वो होता ना घर में बच्चे आतंक मचाते हैं गर्मी की छुट्टियों में। बड़ा सा घर होता था पुराने जमाने का, पुराने हम जमाने उसमें का। मस्ती कर रहे हैं। जब धूप में लोग आज निकलते भी नहीं है, शायद हम लोग भी अब धूप में नहीं निकलते, एसी एसी तब कमरों तो तक सीमित नंगे हो गए। पाँव धूप में। तब हम दोपहर में गांव में जाके, आजमगढ़ जो मेरा गांव है, वहां पे जाके जिसके घर के बाहर जो फल फूल होते थे उसको उनके परिवारों के सोने के बाद चोरी कर देते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग चोरी, भाई मतलब चोरी मत करना अपने अपने घर में पड़ोसियों भले ही से। रखा हो लेकिन चुरा के खाने का मजा अलग आज था। आपके घर में आम आते हैं, सड़ जाते हैं, लोग खाते नहीं है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम अपने घरों में कितने दिन खा पाते हैं, 15-15 दिन हम लोग प्रवास पे रहते हैं। लेकिन आज भी जब आप गांव जाइए तो उन पेड़ों को देख के याद आता है कि अरे हम तो यहाँ जामुन चुराया चुराया करते करते थे, सही थे, बात या है। भैया लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो बड़ी जल्दी पेड़ पे चढ़ जाती थी और वो जामुन ऊपर से देती थी, हम ऐसे ऐसे करके ऐसे कैच करते थे। मतलब वो एक समय था जब समय हमने अपनी जिंदगी जी है। हमसे अगर पूछेंगे हमारे बचपन के बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, शायद पॉडकास्ट कई घंटों का चलेगा। आज की जनरेशन के पास कुछ है ही नहीं। नहीं, फोन, कैमरा, गेम्स, इसके बस अलावा कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं है। मैं दादी से बहुत अटैच थी। और गांव में क्या होता था, इसको सोशल वर्क से भी मैं जोड़ के इसलिए बताना चाहूंगी कि आज के मेट्रो सिटीज में या इवन छोटे शहरों में भी वैसा हो गया है कि पड़ोसी के घर की शादी है पर उसकी कोई जिम्मेदारी पड़ोसी के प्रति नहीं है। नहीं है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि मुझे याद था कि गांव में हमारे यहाँ शादी होती थी, परिवार मेरा बनारस में सेटल्ड है, आजमगढ़ में जैसे मेरा गांव है, वहां पे अगर किसी के बेटी के घर में शादी है और खाट होती है जिसको हम खटिया कहते हैं आजमगढ़ में, बनारस में हमारे बिस्तर होता है, उसको बिछौना बोलते हैं, बिछौना और खटिया और ये सब, लोटा लोटा, हाँ, वो पानी जो पीने के जनरली लिए। पानी पीने के लिए और इसके लिए यूज होता है। वहां पे अगर शादी हो रही है और 200-150 बाराती आ गए लोटा और सोटा ये तो वो दोनों पिता, मैंडेटरी हाँ होता वो था। पिता जिसके घर में शादी है वो मेरे घर जरूर आते थे, मेरे परिवार के पास, और दादी मेरी रहती थी। और दादी को बड़ी आजी बोलते थे सब लोग, मावा। तो वो कहते थे कि शादी है हमारे यहाँ, तो जितनी मदद हमारे यहाँ से हो सकती थी, और सिर्फ मेरे यहाँ से नहीं, पूरे गांव पूरे से। गांव के। किसी के घर से लोटा जा रहा है, किसी के घर से बर्तन जा रहे हैं, किसी के घर से खाने का अनाज जा रहा किसी है, घर से किसी के खटिया घर जा में रही है। खटिया जा रही है, किसी के घर से बिस्तर जा रहा है, किसी के घर से कुछ नहीं है तो 10-10 लोग जा रहे हैं कि फलाने के घर में बारात आने परोस वाली के है, खिलाना हम है। परोस के खिलाएंगे। आज हमारे गांव के सम्मान का विषय है। ये सोशल वर्क है, सामाजिक समरसता थी जिसपे हम बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, हमारे कल्चर में था सौरभ। ये कुछ नया नहीं है। तो बचपन में शायद ये सब देखे तो मैं दादी से ये बात कहती थी कि आप अकेली रहती हैं, हम लोग लखनऊ में, बनारस में रहते हैं, गर्मी की छुट्टियों में आते हैं, दादी आप भी लखनऊ बनारस आती, इतने सारे खटिया, इतने सारे लोटे, इतने सारे बिस्तर, इतना अनाज क्या करेंगी। तो वो हमेशा ये बात कहती थी कि शादी गांव में किसी के घर में भी हो, लेकिन सम्मान का विषय पूरे गांव और पूरे जिला के लिए होता है। सही बात है। कि फलाने के घर में बारात आई तो ये स्वागत हुआ, पूरा गांव मिलके
उस बेटी के पिता का बोझ हम्म, कैसे बांट लेता था पता भी नहीं चलता। आज बड़े शहरों में, छोटे शहरों में एक जो कल्चर आ गया जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, हम्म, जिसके मैं हमेशा अगेंस्ट रहती हूँ, हम्म, उसमें मानवता मर गई है। आज बगल के घर में कोई बड़ा हादसा हो जाए, पड़ोसी को पता ही नहीं होता। जब उसके यहाँ एक 13वीं का या कोई कार्ड आता है तब हम्म। पता चलता है, शादी वाले दिन पता चलता है शादी है। नहीं तो किसी के घर में शादी होती थी, अगल-बगल के पड़ोसी या अपना फिर आजकल स्टेटस से पता हाँ, चलता है हाँ, कि कुछ है। हाँ, घर खाली कर देते थे कि अच्छा किराए पे हमने घर दिया था, हम्म, आपके घर में शादी है, भाई साहब हम 2 महीने पहले अपने किराएदार को हटा देंगे, हम्म, या हम एक कमरों में एडजस्ट कर लेंगे, एक हम्म, कमरा आप अपने गेस्ट के लिए रख लीजिए। इस तरह की चीज़ें होती थी और लकीली हमारे बनारस में तो आज भी ये सब होता है। हम्म, मतलब तो उस जगह से आके और उस परिवार में, उस परिवेश में, उस एटमॉस्फेयर में पली-बड़ी, तो मुझे लगता है कि मेरे दुलाई दे फाउंडेशन का बहुत क्रेडिट हम्म। मेरे दादी को तो ऑफ कोर्स जाता है, क्योंकि वो खुद एक सोशल सोशल वर्कर, वर्कर हाँ, थे। इसको सोशल वर्क ही बिल्कुल, बिल्कुल कहेंगे। माना ही जाएगा। और किसी के घर में ये अगर ये अंडररेटेड हीरोज़ हैं जिन्होंने सोशल वर्क किया एग्ज़ैक्टली, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया किसी एग्ज़ैक्टली, चीज़ का। जिनको कोई पद्मश्री नहीं मिला, जिनको कुछ जिनको चाहिए भी नहीं, जिनको चाहिए ना वो खुश हैं। खुश हैं। मतलब वो जहाँ से जा रही हैं, पूरा गाँव सम्मान में उनको प्रणाम कर रहा है, पैर छू रहा है, वो भी लोगों के घर जा रही हैं। आज भी मैं अपने गाँव जाती हूँ, तो हम अपने घर में अपने घर तक पहुँचने में हमें घंटों लग जाता है। पहले जितने घर हम क्रॉस करते हैं, हुँ, मैंडेटरी है कि हमें हुँ। सबके घर चाय पीनी है। कोई आपकी चाची है, कोई आपकी बुआ है, कोई आपकी मौसी है। जैसे आज भी नाना-नानी के जाओ तो पूरा गाँव और मामा है, अगर पूरी गाँव और अगर मामी है। अगर गलती से किसी को प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, दिमाग से उतर गया, तो वो भी एक हाँ, मुद्दा हो जाता था कि बिल्कुल, इसने बिल्कुल, किया हाँ, नहीं। लोग कहते भी हैं, बताना पड़ता है कि हाँ, हम हाँ। इनकी बेटी हैं या इस परिवार से हैं, तो पैर छुओ, प्रणाम करो, जाइए मिलिए, लोग बहुत खुश होते हैं। कितने सारे लोग मुझे इतने सालों बाद मिलते हैं, मेरे ननिहाल और हुँ, ददियाल हुँ। में हुए भी, कहते हैं कि बिटिया हम आपको टीवी पर देखते हैं, बड़ा गर्व होता है कि आप हमारी भांजी हैं। पूरा गाँव में, मेरी माँ के गाँव में जितने लोग मिलेंगे, मैंडेटरी आप सबको मामा बोलेंगे। हुँ, और आपको आपके भांजी की तरह ट्रीट किया जाएगा। आप अपने ननिहाल में खाना नहीं खाते, हुँ। ददिहाल में खाना नहीं खाते, पूरे गाँव में आपके लिए चाय-नाश्ता अड़ोस-पड़ोस खाना सब बन रहा जगह। है। हुँ। तो वो प्रेम आज भी है और गाँव में तो सौरभ आज भी वो प्रेम है। तो क्रेडिट मुझे लगता है कि दादी को तो बहुत जाता ये है, मतलब परिवार को इसका जो बहुत जाता है। आइडिएशन है, ये कहीं न कहीं बचपन से, गाँव से हाँ, ही बिल्कुल, निकल के आया। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज के बच्चे जो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने जीवन हुँ, में, दादा-दादी, नाना-नानी, वो बच्चे बहुत लकी हैं, जो हुँ, अपनी दादी के गोद में पले, जिन्होंने दादी की लोरियाँ सुनी हैं, दादी की कहानियाँ सुनी हैं, दादी के बचपन की बातें सुनी हैं। आज के बच्चों को तो अपने माँ के भी बचपन की बातें नहीं पता। नहीं पता। अगर 5 सवाल आज के बच्चों को उनकी माँ या पिता के बचपन से रिलेटेड 5 सवाल पूछ लीजिए, मैं 100% श्योर हूँ, वो 2 से ज़्यादा का जवाब दे नहीं 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 पाएँगे। बता क्योंकि पाएँगे। वो जुड़े नहीं हैं, मानसिक रूप में नहीं जुड़े, इमोशनल रूप में नहीं जुड़े। उनकी दुनिया ही शायद ये जो अब गेम्स हैं और पूरे समय फ़ोन, रील, शायद यही दुनिया हो गई है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा बचपन तो जिया है। अभी दुलारी देवी फाउंडेशन कहाँ-कहाँ वर्किंग है और किस लेवल पे अभी आप लोग काम कर रहे हो? सौरभ जी, इस समय हम लोग यूपी में काम कर रहे हैं, हुँ, हम बिहार में काम कर रहे हैं, हमने वेस्ट बंगाल में कुछ बच्चों पे एजुकेशन पे काम किया है, हुँ, जो हाथ का रिक्शा चलाते थे, हुँ, उनके बच्चों पे काम किया। हुँ। और ये जो पैदल चलते हैं लेके? हाँ, जो हुँ, हाथ कोलकाता हाँ, वगैरह में? कोलकाता में, अच्छा, अच्छा। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने एजुकेट किया है, जिनकी फाउंडेशन ने फीस भरी है। बिहार में किया है हुँ, और यूपी में कर रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे, उसमें एक बच्ची मेरी नर्सिंग का कोर्स कर रही है, इस बार उसका नर्सिंग भी हो जाएगा। वो मुझे हुँ, मिली थी 7-8 साल पहले और वो एक माली की बच्ची थी और वहाँ पे हल्द्वानी में, और उसको हम लोगों ने वहाँ से अडॉप्ट किया था। तो फाउंडेशन में लगभग 1100 साढ़े 1100 से ज़्यादा बच्चे हैं, हुँ। जिनको अनऑफिशियल, ऑफिशियल दुलारी-दे फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया है। एंड आई एम वेरी प्राउड सेइंग कि मैं आज तक 1100 साढ़े 1100 बच्चों की माँ हूँ, हुँ, हुँ। जिनको मैंने अपने गर्भ में नहीं रखा, पैदा नहीं किया, लेकिन उनके लिए मेरी ममता और वात्सल्य वैसे ही है जैसे कोई माँ अपने जैसे बच्चे को श्री जन्म कृष्ण के लिए देती है। माँ यशोदा का था। हाँ, कह सकते हैं। मुझे वही दर्द होता है जब उनको डाँट पड़ती है, या वो खाना खा के घर से नहीं आए हैं, या दोपहर में भोजन बना है दुलाई दे फाउंडेशन में, हुँ, लेकिन बच्चे कई बार शर्म के मारे नहीं कहते, हुँ, या नहीं खा के आए, हुँ, खाना खत्म हो गया तब भी बना नहीं रहे। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि दुलाई दे फाउंडेशन का जो हमारा अन्नपूर्णा केंद्र है, हुँ, वो 24 आवर्स चलता है। हमारा कोई भी वॉलंटियर, कोई भी बच्चा, जो हुँ, जंगपुरा एक्सटेंशन में हमारा हेड ऑफिस है, हुँ, या जहाँ-जहाँ हमारे ऑफिसेज़ हैं, हुँ, जहाँ भी हमने छोटा-बड़ा केंद्र बनाए, कोई भी बच्चा कभी भी जाके किचन में कभी कुछ भी बना सकता है। हुँ, छोटे बच्चे के साथ मैंडेटरी हम रखते हैं कि कोई बड़ा ज़रूर हो, हुँ, क्योंकि हुँ। वो बच्चे गैस के पास हाँ, जाते हैं, किचन के सुरक्षित वो बच्चा रहे। लेकिन उसको ब्रेड सेकना है, मैगी बनानी है, उसको कोई ड्रिंक बनाना है, नींबू पानी बनाना किसी से है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इट इज़ योर किचन, इट इज़ योर एनजीओ, इट इज़ योर अन्नपूर्णा केंद्र, गो अहेड।
जो आप जैसे घर पे जिस अधिकार के साथ खाना खाते हैं और बनाते हैं, आप वैसे ही खा सकते हैं। और 1100 साढ़े 1100 बच्चे मेरे पास हैं, जो मुझे दीदी कहते हैं, कुछ मुस्लिम बच्चे हैं जो आप ही कहते हैं, बाजी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे माँ की तरह मानते हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस किड्स, जिनकी वजह से मेरे खुद के जीवन में भी बहुत परिवर्तन आए। तो देश के बहुत सारे राज्यों में हम काम कर रहे हैं, प्रयागराज कर रहे हैं, बनारस कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर कर रहे हैं और गोरखपुर कर रहे हैं, लखनऊ कर रहे हैं। लखनऊ में वाल्मीकि बस्तियों पे भी हम काम कर रहे अच्छा। हैं। जी। जैसे अभी आपने बताया आपने मुस्लिम समुदाय में भी काम किया जी, और दूसरी साइड आप राष्ट्रवादी मुद्दे पे भी बोलती हैं, तो ऐसा एक नैरेटिव है लेफ्ट लिबरल गैंग का, आप जानती ही हैं जी, कि जी। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी बातें करता है तो उसको एंटी मुस्लिम कहीं न कहीं टाइप कास्ट करने की कोशिश की जाती है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि आप मुस्लिम विरोधी हैं या आप हेट-टेट फैलाती हैं या आप हिंदुत्व वाले एजेंडे को मैं प्रमोट करते हैं? निज़ामुद्दीन का एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जो हुँ, मेरे पास बच्चे आते थे, वो हुँ, मुस्लिम बच्चे हुआ करते थे। हुँ, तो 2014 में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी और 2014 एंड में मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम झुग्गी स्कूल था। हुँ, आज भी वो चलता है, आज भी उस तरह के बच्चे मेरे पास हैं, हम लोग झुग्गियों में जाते हैं पढ़ाने के लिए। हुँ, कॉन्सेप्ट ये है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, हुँ, स्कूल उन तक कैसे पहुँचे, तो झुग्गी स्कूल का नाम हमने दिया। हुँ, जो बच्चे रैग पिकर्स हैं, जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, हुँ, जो बच्चे लाल बत्तियों पे बैठ के काम करते हैं, कोई भुट्टा बेच रहा है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, छोटे-छोटे ऐसे हुँ, रोज़गार बलून जिससे बेच रहे हैं। हाँ, हाँ, बलून बेच रहे हैं, छोटे-छोटे रोज़गार जिससे वो अपनी जीविका चला सकें। वो उन बच्चों के बीच में मैं काम करती थी, उसमें बहुत सारे बच्चे मुस्लिम भी थे, निज़ामुद्दीन में खुसरो पार्क में। हुँ, और मौलाना साहब को बहुत प्रेम था मुझसे, जो जितने भी ऐसे लोग हैं जो जब आप जय हिंद कहिए, वंदे मातरम कहिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त का झंडा फहराइए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमेटिक मुझसे बहुत प्रेम करने लगते हैं। हुँ, और वो उन बच्चों को सिखाते थे कि देखो ये हिंदू हैं हुँ, और अगर तुम इनके साथ रहोगे तो धीरे-धीरे तुमको कन्वर्ट कर देंगी। हुँ, इस्लाम से तुमको हटा दिया जाएगा और तुमको अल्लाह ताला जो है वो कढ़ाई में तलेंगे, छोटे मुनाफ़िक बच्चों को। मुनाफ़िक हो जाओगे। छोटे बच्चों को मतलब 4 हुँ, साल 5 हुँ, साल के बच्चों को ये बताया जाता था कि अल्लाह ताला तुमको कढ़ाई में तलेंगे। होली खेल ली अगर तुमने इनके साथ तो मतलब अपनी भाषा हुँ, में समझाते थे अरबी में कि उतने दूर की चमड़ी निकाल के अल्लाह ताला जो है वो तुमको पनिश करेंगे। हुँ, और इनके साथ ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं, ये तुमको हिंदू बनाएँगी और ये देखो हिंदू हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हुँ। तो ये तुमको समोसे में ज़हर भी दे देंगी। इतनी बड़ी बात? इतनी बड़ी बात, ताकि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चे या उनकी फैमिलीज़ या उनके माँ-बाप कट ऑफ होते अपने रहे। बच्चों को कट ऑफ करें हमसे। हुए भी, बहुत हुँ, सारे बच्चे कट ऑफ भी हुए, हुँ, लेकिन बहुत सारा हुँ, मैं ये कहूँगी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार जो इनसे तंग आ चुके हैं, हुँ, जो इनके ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट है, जो इनकी ये झूठी बातें हैं, कौन-सा ऐसा ऊपर खुदा, अल्लाह या राम जी या वाहेगुरु या जितने हमारे जो जिनको आराध्य हैं। हम आराध्य हैं, जिनको हम पूजते हैं, किसी ने ऊपर जाके देखा नहीं है। हम इस तरह की बातें करके बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं कि होली मत खेलना। होली खेलोगे तो तुम इस्लाम से खारिज कर तुम हो कौन इस्लाम से खारिज करने वाले? सही बात है। तुम्हारी खुद की हैसियत क्या है? जो लोग इस तरह की बातें करते हैं तब तो आपको कैमरा के सामने भी नहीं आना चाहिए, आपको मेकअप भी नहीं करने चाहिए, आपको टीवी भी नहीं आपको देखनी टीवी चाहिए, पे भी नहीं देखना आना चाहिए, आपको टीवी नहीं देखनी मोबाइल चाहिए, नहीं यूज़ आपको करना चाहिए। मोबाइल नहीं, आपको म्यूज़िक नहीं। भाई उस ज़माने में सब चीज़ें नहीं रही होंगी तो ये सब कॉन्सेप्ट रहा होगा। अब उसी कॉन्सेप्ट से तो आप नहीं चल सकते ना, आज तो आप स्कूल भी जाते हैं, कंप्यूटर भी देखते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ, भविष्य के साथ परिवर्तन हुआ। लेकिन बच्चों को कैसे डराया जाए, ऐसे बहुत सारे लोग जैसे मैं वहाँ कार्यक्रम करती थी 15 अगस्त, 26 जनवरी तो वहाँ बच्चों को जब पढ़ाते थे हम लोग, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते भी हैं। हुँ, 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 हिंदू, मुस्लिम इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हुँ। मैं प्योर शाकाहारी हूँ, मैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाती। हुँ, और मैंने अपने जीवन में मतलब केक भी मेरे घर में आता है तो वो एगलेस केक आता है। एगलेस। माँ उस घर से सामान भी लेके नहीं आती जहाँ पे अंडा बिकता है। तो माँ मेरी बहुत पूजा-पाठ हुँ, करती हैं, हुँ, दादी मेरी बहुत पूजा-पाठ करती हैं। मेरे बचपन में ठाकुर जी का भोग जब तक नहीं लगता था, हुँ। तब तक हम बिना नहाए-धोए किचन में भी नहीं जा सकते थे। हमें बचपन में ये ट्रेनिंग दी गई थी कि हम नहा धो के ही किचन में जाएँगे, और क्योंकि ये अभी भी ठा हमारे घरों में है कि मम्मी लोग खाना बनाने बिल्कुल जाती हैं तो नहा के ही ठाकुर जी एंट्री का करती भोग हैं। लगना है और चप्पल पहन के किचन में नहीं जा सकते। अगर बिल्कुल। चप्पल पहन के किचन में गए स्लीपर पहन के तो दादी का खाना अगर छू दिया तो हाँ, तो दादी खाना खाएँगी नहीं नहीं। खाएँगी। हाँ, सही तो हमने तो अपने बचपन में इस तरह की चीज़ें दी। आज शायद लोगों को ये रूढ़िवादी लगे, लगे। लेकिन ये साइंटिफिक भी है। वो गंदगी हम परोसते हैं किचन में जाके, हाइजीनिक। हम हाइजीन वो सैनिटेशन और हाइजीन की हम बात करते हैं, चप्पलों में हम गंदगी लेके बाहर से आ रहे हैं और फिर एनर्जीज़ भी काम करती हैं। वो नेगेटिव ऊर्जा है जो हम घर के अंदर है, किचन के अंदर लेके जा सही रहे हैं। बात। और वहाँ पे मौलाना साहब जो है वो मुझे कई बार बच्चे मुझे कहते थे टीका जैसे लगाया तो उस पे विरोध करते थे। एक बार मैंने मौलाना साहब को रोका और मैंने हुँ, मौलाना साहब को कहा कि मौलाना साहब आप ये
बच्चों को जो सिखाते हैं और समझाते हैं आपको टीके से परहेज है, मेरे हिंदू होने से परहेज है, या बच्चे जो ये तिरंगे के नीचे बैठ के भारत माता की जय बोलते हैं आपको उससे परहेज है। मौलाना साहब को लगा कि आज तो मैं पकड़ा गया हूँ, अभी तक तो मैं बच्चों को भड़काता था, आज तो मोहतरमा ने पकड़ लिया। तो बड़े प्रेम से उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है। वैसे मैंने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और मैंने उनसे ये कहा कि देखिए आपको पढ़ाना है बच्चों को, आप भी मदरसा चला सकते हैं, आप भी एनजीओ सेटअप कर सकते हैं। मैं किसी से सरकारी फंड लेके तो यहाँ काम कर नहीं रही, मैं किसी से सीएसआर फंड लेके काम तो करती नहीं, और ना मुझे आज तक राज्य सरकार केंद्र सरकार का एक भी रुपया मिला है। मुझे जिसने भी मदद की होगी इंडिविजुअल लेवल पे मदद की होगी, और दुलाई दी फाउंडेशन में पैसा और रिसोर्स सीएसआर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मदद कर सकते हैं, आपको सामान भेजना है भेज दीजिए, आपको इस तरह की मदद करनी है करिए। तो मैं किसी के बाप का नहीं खाती और मैं किसी का पैसा लेके नहीं खाती कि मुझे डर लगे बोलने में। मुझे अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार की कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई पॉलिसी, तो मैं बात करूंगी, नहीं लग रही है तो मैं उसका विरोध भी करूंगी। एंड लकीली गवर्नमेंट ऐसी नहीं है बंगाल की तरह जो आपको जेल में भेज देगी। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं यूपी में डोमिसाइल है मेरा। मुझे योगी जी का कोई काम अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा लगता है तो मैं विरोध भी करूंगी। अप्रिशिएट कर सकते हैं तो हम बुराई भी कर सकते हैं, हम खामियां भी निकाल सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है। हाँ बिल्कुल लोकतंत्र, यही खूबसूरती है हमारे देश की। मौलाना साहब को लगा कि आज तो मैं फंस गया और आज तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। उनके पास जवाब नहीं था। उनको मैंने जब ये कहा कि आपको तिलक से क्या प्रॉब्लम है, तिलक सनातन या किसी धर्म के, सनातन का विषय और किसी धर्म का के विरोध में नहीं है। तिलक सम्मान का विषय है, शौर्य का विषय है, शूरवीर का विषय है। मतलब एक सम्मान के तौर पे तिलक लगाया जाता है, आप इसको जोड़ते क्यों हैं तिलक लगाया भगवा जाता से? है, माला पहनाया हाँ जाता है, बिल्कुल, फटका ये पहनाया तो जाता है। सम्मान और प्रणाम करने का हमारा तरीका है कि हमारे घर कोई आता है, Obvious। किसी के घर में पैर छूते होंगे, किसी के घर में गले कोई लगते आरती भी होंगे। उतारता है। बिल्कुल बिल्कुल आरती उतारते हैं। आप याद करिए कि दादी वादी हमारे यहाँ और भी लोग जब तीर्थ करके आते थे, तो मुझे याद है कि माँ जो है वो थाली में दादी के पैर रख के पैरों को धोती थी। धोती थी, बिल्कुल। आज भी यूपी बिहार में चले जाइए, अभी गाँव भी में तो होता अभी है, भी होता अभी होगा भी होता है। 100%। मेरे घर में तो आज भी खासकर होता से है। तीर्थ यात्रा से कोई लौटता है तो डेफिनेटली होता बिल्कुल, है। मतलब मैं बताऊँ कि मैं अभी रिसेंटली मैं अपने नानी के घर गई थी, और वो भी बनारस में है, चौबेपुर बाज़ार के पास। जब आप मैं वहाँ जाती हूँ, तो मेरी जो मामा की बहुएँ हैं, जो भाभियाँ हैं हमारी, वो अभी भी थाल में पैर धोती हैं कि नंदे आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो करने से हम बहुत महान हो गए और वो छोटे, वो सम्मान, वो प्रेम, सेवा भाव वो अवगत सेवा है। भाव है, वो है कि आप हमारे घर आए हैं, हम आप ननद भी हैं, आप बहन भी हैं, और वो सम्मान की तरह से और करते सबसे हैं। बड़ी बात की शक्ति स्वरूपा हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चियों बिल्कुल, को तो वैसे भी थोड़ा-सा बिल्कुल, एक्स्ट्रा बिल्कुल, ट्रीटमेंट बिल्कुल। दी और जाती है। स्नेह का विषय है कि क हम क छोटे हैं और स्नेह मैं करते हैं वो मैं हमसे। आपसे एक वाकया ज़िक्र, हम लोग ना कई बार जैसे नवरात्रि में जब ये कन्याएँ खाती हैं ना, जी। भोजन करती हैं आखिरी दिन, तो हम लोग कई बार इन्फिनिटी फील करते थे कि अच्छा इनको बहनों को बिठाया गया सब एक किनारे से। तो हम जब जिद करते थे, हम कहा अच्छा तुम भी बैठ जाओ, भैरव बाबा हाँ, बन वो के बैठ जाओ। भैरव बाबा वो बहुत जगह हमारे यूपी में बोलते हैं, तुम भी बनारस में खा लो। लंगूर, हाँ, हनुमान जी का हाँ, लंगूर, ये खा लो। इनको भी बिठा हाँ, दो। तो वो तो बचपन में हमारे यहाँ भी ऐसा है कि मतलब बच्चियों को थोड़ा-सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं बिल्कुल। एक वो भी होता है कि ये एक दिन विवाह करके चली जाएगी और हाँ, है बिल्कुल। घर की लक्ष्मी है, तो उनके प्रति एक अलग आपसे स्नेह कोई होता उम्र है। में छोटा है तो वो प्रेम का भी विषय हाँ, है। बचपन में कई बार लगता भी था यार पापा इसको बहन को ज़्यादा मानते हैं, मेरी बात पे मुझे हाँ, डर देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। आती है। और लेकिन ये कहीं न कहीं तो बेटियों से ज़्यादा स्नेह तो परिवार में होता होता ही ही है। है। और बच्चे बेचारे लड़के पिटाई भी खा जाते हैं, हाँ, मार भी खा जाते हैं। लेकिन वो मेरा कांसेप्ट भाई, अब समझ में आता हाँ, मेरा है। भाई इतना पिट जाता था मुझसे, 1 साल छोटा है, उसका नाम भी सौरभ है। पिट जाता था, जब वो पिटाई खाता था तो मैं उसके ऊपर जाके लेट जाती थी कि मेरे भाई को मत मारो, मुझे मारो। मुझसे जस्ट 1 साल ही छोटा था, तो मेरी आज भी मेरे भाई से मतलब दोस्त भी है, छोटा भाई भी है, कई बार मेरा मार्गदर्शक भी है, मेरी बहनें हैं। तो मौलाना साहब वाली बात हो रही थी, मौलाना साहब जो है उस बात पे चिढ़ गए और मौलाना साहब जवाब नहीं दे पाए। लेकिन उस दिन के बाद मौलाना साहब को ये लग गया कि ये जो पढ़ा रही हैं और इनके बीच में, इनके रास्ते में आना बार-बार ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो कभी भी कहीं भी सड़क पे रोक के पूछेंगे कि भाई तिलक से प्रॉब्लम है या तिरंगे से तिरंगे प्रॉब्लम से है, होगा। और एक बार आप बोल के दिखाइए कि तिलक से प्रॉब्लम है और तिरंगे से प्रॉब्लम है। आपके खिलाफ आपके ही धर्म, अपने जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी एक पूरी फौज तैयार कर दूंगी जो ये बताएगा कि आप किस तरीके से बरगला के छोटे बच्चों को भड़काते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते थे मेरे पास, दीदी मौलाना साहब ने कहा कि आप समोसे में, दीदी आप समोसे में जहर दे देंगी। छोटे बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें करना। और अच्छा, बच्चे भी बहुत बदमाश थे। वो क्या करते थे, जैसे हम पढ़ने जाते थे, गोटियां खेलते थे, कंचा जो होता है, कंचा खेलते थे, और एक तरफ से मैं जाती थी निजामुद्दीन में पढ़ाने और एक तरफ से बच्चे भाग जाते थे और उनको पकड़ पकड़ के लेके आए करते थे हम लोग। पेरेंट्स उनके इंडल्ज थे, बहुत सारे पेरेंट्स जो नशाखोरी में थे, गांजा चरस में थे, दरगाह के पास जाके भीख मांगने का काम करते थे, अपने बच्चों को भी वहां भीख मंगाने का काम करते थे। उनके पेरेंट्स को ये कन्विंस करना कि आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, आप तो भीख मांग रहे हैं, आपका बच्चा क्या करेगा,
आप अपनी बेटी और बेटे को भी 10 साल बाद वैसे ही देखते हैं, घरों में काम करते हुए या भीख माँगते हुए या इस तरह के हाँ, मतलब काम धंधों में। इस तरह से बच्चों का भविष्य क्या है? बहुत टाइम लगा, लेकिन उन्हीं निज़ामुद्दीन के पास से खुसरो पार्क में बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे आए, जिन्होंने मौलाना का विरोध किया ये कह के कि दीदी, ये रातों-रात यहाँ पे मज़ार बना देते हैं, हरी चादर लगा देते हैं, ये बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते, इन्होंने फेक मदरसा खोल रखा है, हमारे बच्चों को आने नहीं देते। इनको लगा कि ये तो हमारी कौम के बहुत सारे लोग तो शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएँगे, तो हमारी दुकानें कैसे चलेंगी? हुँ, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जहाँ हम लोग पढ़ाते थे वहाँ चारों तरफ मांस फेंकने लगे। हुँ, हुँ, जैसे चिकन है और बकरी, सारे फालूदा, हुँ, गंदगी। हुँ, अब जो हम लोग दूसरे दिन पढ़ाने जाते थे, तो मक्खी भिनभिनाती रहती थी, पीछे से नाला बह रहा है, नाले का रास्ता दूसरी तरफ से कर देते थे। बहुत तेज़-तेज़ से साउंड में अपने अंदर बहुत गाना बजा देते थे। किसी तरह आपकी क्लास डिस्टर्ब हो और आप भाग जाएँ वहाँ से। हुँ, बहुत सारे लोग आपस में वो तलवारें लहरा के डराने की डराने कोशिश। के लिए, हम ही नहीं हुँ, करते थे, वो आपस में करते थे। हाँ, वो डराने की वो कोशिश की, हाँ। तेज़ म्यूज़िक चल रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल बना दो कि बच्चे भाग जाएँ। अच्छा, मैं तो चलो मैंने नौकरी छोड़ी और मैं बिल्कुल ही वो प्रण लिया था मैंने कि मैं करूँगी जीवन में समाज के लिए कुछ। लेकिन जो वॉलंटियर जिनको मैं पकड़-पकड़ के लाती थी कि तुम भी पढ़ाओ, हुँ, 2 घंटे सिर्फ़ अपना डोनेशन के नाम पे सिर्फ़ 2 घंटे दे हुँ, दीजिए, वो लोग भाग जाते थे। अच्छा, बहुत सारे रुके, बहुत सारे डर जाते थे, हुँ, अच्छे-अच्छे परिवारों के दिल्ली के बच्चे, उनको क्या पड़ा है, आप सर पे कफ़न बाँध के आई हैं, आप जिए चाहे मरिए भाई, हम क्यों अपनी ज़िंदगी ऑब्वियस को सी बात जोखिम है। में डालें? वो भाग जाते थे। तो चैलेंज था सौरभ, बहुत बड़ा चैलेंज था और एक बहुत बड़ा तबका हुँ, मेरे खिलाफ भी खड़ा हुआ वहाँ पे। हुँ, आए दिन इस तरह का माहौल बनाना, बच्चों को भड़काना, बहुत सारी ऐसी ऑफ़िशियल, अनऑफ़िशियल धमकियाँ देना। हुँ, हम जब जाते थे तो चारों तरफ वो गांजा चरस वाले लोग खड़े रहते थे। डर लगता था कि हम इस झुग्गी में अंदर जा रहे हैं, इतना अंदर है, वापस भी सही सलामत आ पाएँगे कि नहीं? अंदर कोई हादसा हो गया तो बाहर वालों को तो पता भी नहीं पता चलेगा भी कि नहीं मेरे साथ चलेगा। क्या हो गया। लेकिन बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया। हुँ, वहाँ फ़ौज, हुँ, बच्चे खुद खड़े हुए। हुँ, मतलब वो जो वहाँ मुझे आज भी याद है कि 2014, 15, 16, 17, 18 में हुँ, मेरे साथ जो मेरी टीम थी वो तो थी, हुँ, लेकिन बच्चों की जो फ़ौज मैंने वहाँ खड़ी वानरी की, सेना। हाँ, वो जो बंदर सेना वहाँ पे तैयार हुई, वो ऐसी हो जाती थी कि अगर मैं बाहर आती थी और कभी कैब और ऑटो के लिए चौराहे तक आते थे जो हुमायूँ टॉम के पास, हुँ। अगर कोई ऑटो वाला मुझे नहीं लेके जा रहा है मेरे घर तक, तो बच्चे नाराज़ हो जाते थे, "अरे! कैसे नहीं लेके जाओगे?" तो बच्चों को समझाना पड़ता था, "नहीं, नहीं, यहाँ नहीं चिल। लड़ना, चिल, यहाँ नहीं, हर जगह तलवारें नहीं निकाल लेनी है।" तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हुँ, साथ दिया और मुझे लगता है कि समाज के बहुत सारे लोग अगर नहीं आते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। हुँ, तो बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मेरे यहाँ एक भी पेड एम्प्लॉयी नहीं है। दुलाई देवी फाउंडेशन में एक भी पेड सैलरी एम्प्लॉयी नहीं है। वही बच्चे जिनको मैंने 10 साल पहले पढ़ाया है, हुँ, वो 10 साल बाद कोई मुझे 4 साल का मिला था, जो हुँ, 14 साल का हो गया है, हुँ, कोई 5 साल का मिला था, जो 15 साल का हो गया है। कोई बच्ची जो हमारे यहाँ कतरन कला में सिलाई सीखने आई थी, आज वो ऑफ़िस इंचार्ज हो गई है हुँ, एंड आई एम वेरी प्राउड, वो भी बिहार से ही है, सीता पासवान नाम हुँ, है। हुँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हुँ, जिनको मैंने पढ़ाया हुँ, या जिनको मैंने उस गंदगी से निकाला, हुँ। जहाँ पे उनका शोषण भी होता था, वो आज शायद गलत रास्ते पे जा सकते थे, ड्रग्स लेते थे या ड्रग्स ले सकते थे, उनको निकाला और आज मेरी जो वॉलंटियर की टीम है, हुँ। वो निज़ामुद्दीन दरगाह के पास से ही बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मिक्स बच्चे हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं। चलिए, आपको और आपके फाउंडेशन को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत थैंक यू। अच्छा काम कर रही हैं। आप एक और मुहिम आपने शुरू की थी युवाओं में राष्ट्रवाद को, देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान की आवाज़ जी, करके। जी, जी। तो मैं चाहूँगा कि इसी क्रम में आप इस बारे में भी कुछ थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि आपके नंबर 10, 12th ग्रेजुएशन इस जिस रेस में भाग रहे हैं और हुँ, हुँ, युवाओं को भी मैं कहूँगी कि आज की जो एक पढ़ाई की पद्धति है, एजुकेशन है, वो आपको नॉलेजेबल नहीं बना रही, हुँ, वो आपको मशीन बना रही है। आपको एक रेस में तैयार कर रही है, हुँ, जहाँ आपके 1% नंबर कम आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आप बीमार होने लगते हैं, बच्चे मेंटल डिप्रेशन से गुज़रने लग रहे हैं। आप किसी रेस का हिस्सा मत बनिए। हुँ, आप अपनी काबिलियत के हिसाब से पढ़ाई करिए, कोई ज़रूरी नहीं है 100 में 100 नंबर लाने की। आप एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, क्योंकि 100 में 100 लाने वाले और टॉप के पीएचडी करने वाले तो जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे हैं। सही तो बात जब है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देना है 100 में 100 पाके और हमारे टैक्स से अधेड़ उम्र के जो वहाँ पीएचडी करते हैं और चिकन नेक काटने की बातें करते हैं जो 4 साल से शर्जील इमाम जेल शर्जील में पड़ा इमाम। है, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा युवा देश के लिए चाहिए ही नहीं। और सौरभ जी, सबसे बड़ी बात कि अब देश हमारे हाथों में है।
पिछली पीढ़ी चली गई, उनको जो देना था देश को वो दे चुके। दे चुके हैं। उन्होंने जो संस्कार हमारे अंदर रखने थे वो रख दिए, दे दिए। अब हमारी बारी है कि हम जो अपनी अगली फौज तैयार कर रहे हैं, अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, वो हम उसमें क्या करेंगे, हम उनको क्या दे के जाएँगे। तो हमारे माँ-बाप ने तो जो दिया वो मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से पले, हम क्या दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की हिंदुस्तान की आवाज़, हुँ, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि जहाँ इसको हम लोगों ने अभी 5 साल पहले शुरू किया, 7 साल पहले, हुँ, और हम लोगों ने उसमें ये शुरू किया कि जिस भी राज्य में चुनाव होगा, हुँ, उस राज्य में हमारी टीम जाके ये कहेगी कि भैया तुम घर से बाहर निकलो और जो तुम्हारा दायित्व है, हुँ, जो तुम्हारा राइट है और जो तुम्हारी ड्यूटी भी है, सिर्फ राइट्स की बात हम नहीं करते हुँ, हुँ। कि हमारा ये अधिकार है, कर्तव्यों की भी बात करनी फ्रीडम ऑफ चाहिए। एक्सप्रेशन हमारा अधिकार है, हम जेएनयू में खड़े होके भारत माँ को गाली दें, ये हमारा अधिकार है। आपकी ड्यूटी क्या है, आप उस बारे में तो बात करते नहीं। तो हमने फोकस किया कि आप सिर्फ अपने राइट के बारे में बात नहीं करेंगे। आपकी ड्यूटी है, ये आपका अधिकार नहीं है हुँ, वोट डालना, आपकी ड्यूटी है। आप इस देश में खाते हैं, आप इस देश में पीते हैं, आप इस देश में कमाते हैं, आप इस धरती पे चल रहे हैं, तो धरती माँ के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? तो हम लोगों ने वहाँ युवाओं को ये बोला कि आप वोट डालने जाइए, आपको जो दल पसंद, आपको हो सकता है आप मोदी फैन हो सकता है आप राहुल गांधी फैन हो सकता है कोई बहन मायावती को बहुत पसंद करता हो सकता है कोई केजरीवाल साहब को बहुत पसंद करता है। बिल्कुल। आप जिसको पसंद करते हैं आप उसको वोट डालिए, लेकिन वोट डालने ज़रूर जाइए। ये कितनी शर्म की बात है सौरभ जी कि आज भी केंद्र सरकारों, राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए की मुहिम चलानी पड़ती है, इस बात गो एंड वोट। वोट सही बात है। कोई आपको सुबह उठ के कहता है कि आप कंघी करिए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को खुद बोलना पड़ा पहले मतदान तब जलपान। मतलब इस तरह की मुहिम हमें क्यों चलाने पड़ते हैं? हमें क्या आपको सुबह कोई उठ के कहता है कि आपको ब्रेकफ़ास्ट करना है, आपको लंच करना है? ये आपकी बेसिक चीज़ है लाइफ़ में। तो ऑब्वियस हर 5 साल में आपको वोट डालना है, ये केंद्र और राज्य सरकार आपको क्यों याद दिलाए? उस पे करोड़ों रुपए क्यों खर्च हो? वो करोड़ों रुपए भारत में लोगों की शिक्षा पे, रोज़गार पे, अच्छे हॉस्पिटल बनाने पे, उस पे खर्च हो सकते हैं। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा नहीं मानती, मतलब मुझे हुँ, लगता है वो करोड़ों रुपए पूरे राज्य के मिला लीजिए तो शायद अरबों रुपए। अरबों रुपए वो हो जाएँगे। पैसे बर्बाद होते हैं हर 5 साल में। हमें झकझोर के बताया जाता है कि भैया जाओ, उठो, वोट दो। आज छुट्टी का दिन नहीं है। आज पिक्चर जाने का और रेस्टोरेंट जाने का और वीकेंड हॉलिडे का नहीं है। आज दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो हिमाचल, उत्तराखंड और मथुरा, वृंदावन घूमने का दिन नहीं है। आप शाम को जहाँ जाना है वहाँ जाइए। लेकिन आप दिन का जो समय है आप अपना वोट डालने के लिए देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे हिंदुस्तान की आवाज़ जो शुरू किया उसमें युवाओं को उनकी ज़िम्मेदारियाँ, भारत के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, हुँ, उनकी ड्यूटी क्या है, उनका अधिकार क्या है, ऑफ़ कोर्स जो उनका अधिकार है, और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, देश के प्रति वो कैसे जागरूक हो। आप पूरे दिन सोशल मीडिया पे रील देखते हैं, हुँ, आप पूरे दिन फ़ेसबुक चलाते हैं, आप सोशल मीडिया, आप एक्स हैंडल पे एक्टिव हैं, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। आप पूरे दिन में 5 मिनट, सिर्फ़ 5 मिनट, 2-2 घंटे आप रील देखिए तो देखिए साइकोलॉजिकल होता है। रील देखते जाइए 2 घंटा कब बीतता है पता ही पता ही नहीं नहीं चलता, चलता। सही बात है। तो ये मैं तो बार-बार युवाओं से कहती हूँ कि आप सोशल मीडिया नहीं चला रहे भाई, हुँ, सोशल मीडिया आपको आपको चला रहे हैं। चलाता है। आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि रील हम देख रहे हैं, नहीं। रील आपके दिमाग से रील खेल रहा है, आपको खेल पता रहा ही है। नहीं, आपके तो 2 घंटे बर्बाद हो गए। ये भी एक तरह का, मैं कहती हूँ ये भी एक तरह का आप भारत को बर्बाद करने का या हमारे युवाओं को वर्ल्ड वाइड बर्बाद करने का एक तरीका है कि 2 घंटा हुँ, जो हम अपने शरीर को ठीक करने में दे सकते थे, हुँ, घर को ठीक करने में दे सकते थे, एजुकेशन में पढ़ सकते थे, हुँ। माँ-बाप के साथ समय बिता सकते थे, दोस्तों के साथ समय बिता सकते थे, पिक्चर जा या सकते थे, रेस्टोरेंट जा कुछ भी सकते थे, प्रोडक्टिव कर सकते थे। बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम परिवार में बैठ के बात कर सकते हैं, हुँ, हँसी-मज़ाक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, सैलून जा सकती हैं महिलाएँ। हुँ, वो सब कुछ छोड़ के हम 2 घंटा रील देख रहे हैं। किसके जीवन में क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? अपने जीवन को बर्बाद बर्बाद करके। करके। तो युवाओं में ये हम लोगों ने इसलिए शुरू किया कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपको 5 मिनट, 10 मिनट देश को कैसे देना है? हुँ, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, 5 मिनट ही सही पर सोशल मीडिया पे पोस्ट ज़रूर करिए। और ऐसे लोग जो भारत तेरे टुकड़े होगा का नारा लगाते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को देश काटने से की बात करते काटने हैं। की बात करते हैं, उन लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए, उनके खिलाफ एक फ़ौज कैसे तैयार की जाए। देश की स नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानें? हाँ, दोबारा आज उसका बिल्कुल, आज जब हम ये कहते हैं कि जीर्णोद्धार हुआ। लोग बड़े प्राउड से कहते हैं कि हमारा बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है, हमारा बेटा तो लंदन में पढ़ता है, हमारा बेटा तो रशिया में पढ़ता है। हार्वर्ड में पढ़ता है, भैया एक कैम्ब्रिज में पढ़ता ज़माना था जब विश्व हमारे गुरुकुलों में आके पढ़ा करता था, विश्व नालंदा में आके पढ़ता था। है, विक्रमशिला में पढ़ता था। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, जब विश्व में यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते गुरुकुल थे। चलते सौरभ, ये कितनी मतलब प्राउड की बात है, ये कितने गौरव का विषय है। यूनिवर्सिटी का यू जब नहीं पता था, तो हमारे यहाँ गुरुकुल चला करते थे। आज धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सभ्यता खत्म हो गई। हिंदुस्तान की आवाज़ के तहत हम लोग बस
हमारी वो जो हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति है जो भूली भूल बिसरी। रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, जो एक रेस में दौड़ रहे हैं, कैसे युवाओं को हम उस पथ पे लाएं, ये काम हमारा है। बेसिकली सांस्कृतिक नवजागरण का बिल्कुल, बिल्कुल। कार्यक्रम है ये। मैं तो ये बात कहती हूँ कि भाई मेरा बच्चा 10 साल, मैंने हमेशा ये बात कही अपने इंटरव्यूज़ में, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अपने स्कूल में 2 साल फेल हो जाए, 4 साल फेल हो जाए, नंबर कम आ जाए, मैं उसको तब तक पढ़ाऊँगी जब तक वो पढ़ के पास नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं उस ऐसे किसी भी बच्चे को बर्दाश्त नहीं करूँगी, जो बच्चा फेल हो रहा है मैं उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, 10 बार फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं करूँगी जो टॉप आ रहा है क्लास में, लेकिन रोज़ भारत माँ को गाली दे रहा है, हमारी संस्कृति को गाली दे रहा है। विवेकानंद जी की मूर्ति को खंडित किया जा खंडित रहा किया है, जा रहा है। उसके नीचे बैठ के दुर्गा माँ को गालियाँ दे रहा है। इस तरह का बच्चा और इस तरह का युवा मुझे भारत में नहीं चाहिए। तो मैं तो बार-बार कहती हूँ 2 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड एनजीओ हैं। बहुत सारे एनजीओ सौरभ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन जो सिर्फ रजिस्टर्ड करके बैठे हैं और एफसीआरए फंड्स के थ्रू और सीएसआर के थ्रू फंड्स लेके अपना ही एक एजेंडा चला रहे हैं। मैं उन एनजीओ से भी कहूँगी कि आप देश में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओ कमाने का ज़रिया नहीं है, एनजीओ सेवा का ज़रिया। कमाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एनजीओज़ जो 2 लाख रजिस्टर्ड हैं, अगर वो सारे के सारे एनजीओज़ काम करना भी शुरू कर दें, जो कि बहुत कर रहे हैं, और कुछ एनजीओज़ की वजह से पूरा एक एनजीओ सेक्टर भी बदनाम होता है कि एनजीओ खोला है, अच्छा ब्लैक का व्हाइट कर रहे होंगे। एनजीओ खोला है, अरे इनके यहाँ तो बहुत सारा पैसा आता होगा। अच्छा एनजीओ खोल रहे हैं, तो ये तो बहुत पैसा लेके टैक्सेशन में ये वो करते होंगे। भैया दुलाई देव फाउंडेशन में डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जो मदद करनी है रिसोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जो आदमी कभी हमारी जांच करने भी आएगा लाइफ में, वो 10,000 5,000 रुपए हमको डोनेशन देके भी जाएगा कि बड़ा गरीब एनजीओ है। तो क्या हम लोग प्रेम से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा युवा, एक ऐसा फौज भारत माँ की गोद को दें। वो बच्चे भारत माँ की गोद में खेलें जो सच में भारत माँ की इज्जत करते हैं। आपने बात की कि मतलब हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा देश के खिलाफ बात करे, लेकिन आजकल हम ऐसा देखते हैं कि एक धड़ा जो कहीं न कहीं पॉलिटिकल एजेंडे के तहत या विरोध में, जैसे अभी हमने हालिया बयान देखा राहुल गांधी का, मतलब ये पॉलिटिकल मैं नहीं करना जी, चाहता हूँ, जी, बट एक जी। संदर्भ के सहित मैं बात करूँगा। उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। नरेंद्र सरेंडर, जी। ऐसा उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही पाकिस्तान की तरफ से किसी का आया, ना ही उनके विदेश मंत्री, ना ही सेना प्रमुख, ना ही प्रधानमंत्री या दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि दाल भात में मुसलचंद बन रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की कि भारत ने सरेंडर किया। लेकिन राहुल गांधी सरेंडर की बात कर रहे हैं, और उनके सुर में सुर मिलाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ऑपरेशन सिंदूर और ये जो इस तरीके की बातें ऑपरेशन सिंदूर के बाद कही जा रही हैं, इसको किस परिदृश्य में देखती देखिए हैं? ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये कहूंगी कि हमारे शूरवीरों को, हमारे जल थल वायु सेना को, हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और उस हर योद्धा को जो ऑपरेशन सिंदूर में था, वो 2 बेटियां जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश की जो 2 बहादुर बेटियां थी, उस पूरी टीम को, उस वीर योद्धाओं की पूरी टीम को नमन, प्रणाम, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और हम आप वो यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। वो सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे हीरोज हैं। तो पहले सल्यूट है उन हीरोज को, उन हीरोइंस को, उन लोगों को, उन शूरवीरों को जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। माइनस टेम्परेचर में, गर्मी में, जिस समय हम नोएडा और दिल्ली में निकल नहीं पा रहे हैं, वो किस तरीके से सीमाओं पे हमारे लिए काम करते हैं, अपना परिवार छोड़, अपने बीवी बच्चे छोड़। ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज जो आपने आपने ये बात बोली, देखिए बहुत सारे, मैं अभी एनजीओ की बात कर रही थी और फंडिंग की बात कर रही थी, तो बहुत सारे नेता जिनका आपने नाम लिया, और बहुत सारे उन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट की, राजीव गांधी फाउंडेशन, चाइना से, कहाँ-कहाँ से, किन-किन जगहों से, कौन सी पार्टियों से कैसे फंडिंग आती थी और कैसे पैसे आते थे, ये तो विश्व जाहिर है। नरेंद्र सरेंडर करके जो वीडियो बार-बार आ रहा है, मैं कविता भी उस लिख डाली उन लोगों ने। शर्म की बात ये है कि जब 19 मतलब ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, सरेंडर की बात जो है, तो बस सरेंडर याद दिलाना चाहती हूँ कि जब सरेंडर किए यहाँ पे, जब सरेंडर वरेंडर करके जब भारत के प्रधानमंत्री की आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने पास्ट में देखिए, अपने बाप दादाओं के इतिहास को खंगालिए और उनसे पूछिए कि 1947 के बाद जब इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था और हमारी सेना उनके ऊपर मतलब डट के लड़ाई कर रही थी और हम जीत भी जाते, तो सीज फायर किसने किया था 1947 के बाद? नेहरू जी ने। वो पहला सरेंडर।
अब आ जाइए दूसरे जो नरेंद्र सरेंडर, उसमें उनके पोते को याद दिला दूं मैं। दूसरा यूएन में भी लेके गए कश्मीर के मुद्दे को। बिल्कुल, और वो आप सोचिए कि पीओके गया हमारे हाथ से। जब पाकिस्तान का ये आजादी के जस्ट बाद हुआ तो पाकिस्तान पीओके सीज फायर कर दिया, जबकि हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, हम जीत सकते थे, लेकिन सीज फायर क्यों किया? जाके पूछिए अपने घर खानदान में, अपनी मम्मी को किसी दिन बिठाइए और पूछिए कि सीज फायर दादाजी ने नानाजी ने क्यों किया था 1949। अब आ जाइए 1962, जब चाइना ने हमला किया, उस समय भी हमारी सेना हावी थी, लेकिन चाइना को वो जो एक टुकड़ा है वो किसने गिफ्ट में दिया? वो भी आपके खानदान वालों ने गिफ्ट में दिया। आपको पता ही है 1962 की लड़ाई, उस समय भी हम हावी हो सकते थे, उस उस टाइम पे समय तो भी हम आगे बढ़ रहे ऐसी थे। रिपोर्ट्स भी आई थी कि वायुसेना को परमिशन ही नहीं हमारी मिली। सेनाओं को परमिशन नहीं दी जाती थी। हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, मतलब जो लाहौर और इस्लामाबाद तक जाके झंडा गाड़ सकती थी, उनको भी वापस बुला लिया जाता था। तो 1962 का सरेंडर याद दिला दूं, 1971 दादी की नाक और बहुत सारी चीजें चलती है ना, ये ड्रामा चलता रहता है देश में। देश के युवाओं को जानने की जरूरत है कि चाहे पीओके हो, चाहे चीन ने जब हमला किया तब की बात हो, चाहे 1972 में, मतलब आप सोचिए कि हम लड़ रहे हैं, हमारी सेना आगे है, हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हमारे मतलब हम अपना पराक्रम दिखा सकते हैं, और पराक्रम दिखा रहे थे। 93,000 सैनिकों को किसने पाकिस्तान को वापस दिया? तब आप पीओके नहीं ले सकती थी अपना? आपने गिफ्ट में वो जो 93,000 सैनिक दिए, फिर सरेंडर आपने किया। क्यों किया? सरेंडर सैनिकों को आपने क्यों दिया? तो 1947 हो, चाहे 1961 हो, चाहे 1972 की का वॉर हो, चाहे 1989 और 90 का दशक हो, जहां कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा था, उनकी संपत्ति, उनके घरों से उनको निकाला गया, गिरिजा टिक्कू का सामूहिक बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार के बाद उनके ही पड़ोसियों ने उसी कश्मीर में, कश्मीर भारत का हिस्सा था ना, वहां के गवर्नर आपको लगातार चिट्ठियां लिखते रहे, आपके पिताजी हो, दादाजी हो, नाना जी हो, आपके खानदान में कब किसने कब कब सरेंडर किया है और कब आपने भारत का टुकड़ा गिफ्ट में दिया है, चाहे वो पीओके हो, चाहे कश्मीर वाली बात हो, चाहे चाइना वाली बात हो। जब हमारी सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी और मार के खदेड़ के इनको लात मार के पाकिस्तान और चाइना में भेज सकती थी, तब भी इनके पिताजी ने और इनके दादाजी ने, इनके नाना जी ने क्यों भारत के टुकड़ों को गिफ्ट में दिया? क्यों पाकिस्तान, क्यों अभी कश्मीर में जब ये हालात थे 1990 के दशक में, 1990 के दशक में, तो क्यों जो प्राइम मिनिस्टर थे इनके पिताजी, क्यों नहीं मदद की गई कश्मीर में? क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को बसाने में मदद की गई? क्यों उनके जमीनों से, उनके बाग से, उनके सेब के बाग, उनके इतने बड़े बड़े बिजनेस, उनके बाप दादा के खानदानों के घर से, उनके उद्योग से उनको वहां से मारा जा रहा था, उनका बलात्कार किया जा रहा था, उन दिन दहाड़े एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा गया, गोलियां चलाई गई, वो भी तो सरेंडर ही था। वो सरेंडर आतंकवाद के सामने था। और उनके जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या के जिम्मेदार थे, उनको बाकायदा पीएमओ में बुला के भोज दिया जाता था, और उनकी सिक्योरिटी में पैसे खर्च किए जाते थे, उनके ऊपर वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता था, और मलिक जैसे लोगों को गोद में बिठा के मलाई खिलाती थी सरकार। तो आप ये सोचिए ना कि आज क्या जिसका नाम ले लेके आप बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, उनको पूछना चाहिए कि भैया आपके सरेंडर्स जो हैं आपके बाप दादा के, 1947 भूल गए, 62 भूल गए, 71 भूल गए, 89 भूल गए, और सबसे शर्म की बात कि जब मुंबई पे अटैक हुआ, हमला हुआ ताज पे, उसके कुछ दिनों बाद ही मनमोहन सिंह सरकार, देखिए वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि उस अटैक के बाद भी 200 या 250 करोड़ पाकिस्तान की हेल्प के लिए दिए गए और एड दिया गया। एक देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, एक देश हमारे ऊपर बम फोड़ रहा है, एक देश हमारे नागरिकों के ऊपर ताज में जाके गोलियां बरसा रहा है, लोगों के कमरों में घुस के बर्बाद कर रहा है, मतलब आप टेररिज्म फैला रहे हैं। हम उनको कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा बच्चे हो ना, ये 200 करोड़ रुपए ले लो, अच्छा ये अनाज भी ले लो। हम उनको अनाज की मदद कर रहे हैं, हम उनको 200-250 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ये तो अभी मनमोहन सिंह की सरकार तक था। तो किस बारे में नरेंद्र सरेंडर जो ये बोल रहे हैं, इनसे पूछिए ना, उनसे याद दिलाई कि ये सरेंडर आप भूल गए? 5 लाख पंडितों को जो मार के निकाला गया हिंदुओं को कश्मीर से, वो सरेंडर आप भूल गए? और आज तक देश की आजादी से लेके आज तक जो कुछ हुआ, जहां सरेंडर हुआ, आप वो जमीन का टुकड़ा आप ले नहीं पाए। और मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि 10 साल 15 साल में मोदी जी भारत को अमेरिका और लंदन बना दे, और अमेरिका लंदन हमें नहीं बनाना। अमेरिका की हालत देख लीजिए ना, लॉस एंजलिस जल रहा है, जर्मनी की हालत देख लीजिए ना, पोलैंड की हालत देख लीजिए, फ्रांस की हालत देख लीजिए। हमें नहीं बनाना है, हम भारत है, हम अपना एग्जाम्पल सेटअप करेंगे देश में। और जिस तरीके से इन लोगों ने सरेंडर की बातें करते हैं,
हमारे सैनिकों को तो ये वापस ला नहीं पाते, हमारे सैनिक जो हैं वो वहीं गायब हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था, उनको उठा लिया जाता था। उनके सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को गिफ्ट में, उपहार में एक रिबन बैंड लगा के 93,000 सैनिकों को आप दे देते हैं। बदले में ना आप पीओके ला पाते हैं, ना आप हमारे जो कश्मीरी पंडितों को जो मारा गया, निकाला गया, आतंकवाद जिन्होंने किया, आप उनको भी पैसे देके यहाँ से भगा देते हैं। प्लस यासीन मलिक जैसे लोगों को आप स्वागत करते हैं, पीएमओ में बुलाते हैं, कितनी शर्म की बात है। राजकीय अतिथि। मतलब आप सोचिए कि सम्मान के साथ उनको ले, अरे उनको तो लात मार के जेल में डाल देना चाहिए। क्यों 2017, 18, 19 इन सालों में, इन ईयर्स में उनके ऊपर, यासीन मलिक जैसे आतंकवाद के जो गणे लोग हैं, उनके ऊपर क्यों इस समय कार्रवाई हुई? पिछले 20 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एयरफोर्स ऑफिसर्स को जो दिन दहाड़े जिंदा खड़े होके भून दे रहा है और बोल भी रहा है अपने इंटरव्यू में, मैंने तो इतने कश्मीरी पंडित मारे। और ऐसे लोगों को, ऐसे जर्नलिस्ट को और ऐसे पत्रकारों को जो गिद्ध पत्रकार हैं, उनको बड़े-बड़े अवार्ड्स भी दिए जाते थे। कभी पद्मश्री दिया जा रहा है, कभी पद्म भूषण दिया जा रहा है, कभी ऐसे लोगों का सम्मान भी किया जा रहा है। देश के खर्चे पे उनको विदेश घुमाने भी लेके जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को मतलब पार्लियामेंट में खड़ा करके सम्मान भी दिया जाता है, उनके बारे में भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट हाउस में उनको कौन-कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। क्यों? किस लिए? तो मुझे लगता है कि हमारे लिए सिर्फ खतरा वो मौलाना नहीं है जिससे टीका से और जय हिंद बोलने से, वंदे मातरम से प्रॉब्लम है। सौरभ, हमारे यहाँ उन नेताओं से भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो, मैं हमेशा इनको व्हाइट कॉलर माफियाज बोलती हूँ। और व्हाइट कॉलर माफिया ये है जो भारत तेरे टुकड़े होगा का नारा लगा रहा है और शाम को ही एक बहुत बड़ा युवा नेता, सो कॉल्ड युवा नेता, वहां पे जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं। जिनको राहुल गांधी, जिनको टी शर्ट में ठंडी नहीं लगती, जिन टी शर्ट में ठंड नहीं लगती, मान लीजिए उनकी पसंद है, वो अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या उनकी मानसिकता, मैं ये नहीं मानूं कि देश विरोधी मानसिकता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा जो लगा रहा है, क्या मैं और आप जाके उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे? आप वहां पे उनके साथ खड़े हैं अपने दल बल के साथ, और फिर जब इनके ऊपर केसेस होते हैं तो 5 लाख 10 लाख पर हियरिंग वाला वकील भी आप इनके लिए खड़ा कर देते हैं। वो लॉबी इतनी स्ट्रांग, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि राइट विंगर्स जो हैं, राइट विंगर्स या लेफ्ट विंगर्स में बिलीव नहीं करती, राष्ट्रवाद जो, राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्रवादियों की जो इकोसिस्टम है वो इस देश में वीक है। शर्मिष्ठा जो हमारे देश की बिटिया है, जब वो कुछ बोलती है, शब्द गलत हो सकते हैं, लहजा गलत हो सकता है, शब्दों का चयन गलत हो सकता है, किसी के देवी देवता भगवान के बारे में बोला गया शब्द गलत हो सकता है, लेकिन भावना गलत नहीं थी उसकी। उसने जो बॉलीवुड के बारे में बोला, या जो भारत में रह के पाकिस्तान से प्रेम करते हैं उनको जो उजागर किया, वो बिल्कुल सही उजागर किया। एंड वी स्टैंड विद शर्मिष्ठा। वी जब मैं कहती हूँ तो मेरे पीछे कई लाख लोग हैं जो शर्मिष्ठा को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए, शर्मिष्ठा जैसे लोगों के लिए, उस तरह की बिटिया के लिए तो 5 लाख का वकील नहीं खड़ा होता है, लेकिन जो देश के विरोध में काम कर रहा है उसके लिए 5 लाख हियरिंग वाला वकील खड़ा हो जाता है। 10 लाख, अभी हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए तो हमें 10 लाख वाला वकील नहीं मिलेगा। और हमारे राष्ट्रवादी गैंग से भी बहुत सारे कम लोग हैं जो सामने आते हैं हमारा केस लड़ने के लिए, लेकिन इनके लिए इनके वकील भी आ जाते हैं। पिछली सरकारें भी इनके लिए मदद करती हैं। सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। आप सोचिए ना कि मानवाधिकार के नाम पे ये लोग आतंकवादियों के लिए कोर्ट भी खुलवाते हैं। और बहुत सारी जो हमारी पूर्व सीएम दिल्ली की थी, मैंने सुना कि उनके परिवार से भी बहुत सारे लोग उनके उनके माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी की माफी के लिए बाकायदा लेटर लिखा हुआ था राष्ट्रपति को। अफजल गुरु के जैसे लोगों के लिए, और आतंकवादी जब हमारे यहाँ उनको मार दिया जाता है और 72 हुरों के पास जब हमारी इंडियन आर्मी उनको भेजती है, तो उनके पीछे 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग उनके जनाजे में जाते हैं। वो जो जनाजे में जा रहे हैं ना सौरभ, वो भी उतने बड़े आतंकवादी हैं। अगर आज दाऊद की बॉडी जाए या कोई इस तरह अंडरवर्ल्ड माफिया की बॉडी जाए, उसके पीछे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से अट्रैक्टेड है, उनको आतंकवाद अच्छा लगता है, उनको भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली गैंग पसंद आती है। तो मैं उनको आतंकवाद की श्रेणी में रखती हूँ। और ये व्हाइट कॉलर माफियाज है, वो नेता जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं। और जब ये बिहार में चुनाव लड़ने जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के गैंग के लीडर्स, तो उनको 3 लाख 4 लाख वोट मिलता है। तो इसका मतलब हमारे समाज में भी जो लोग हैं वो इस तरह के लोगों को पसंद कर रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हमारा भारत किस तरफ जा रहा है? इसलिए हिंदुस्तान की आवाज जैसा इनिशिएटिव, या दुलाई दे फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, या प्रीति पांडे जैसे एक्टिविस्ट
देश में चप्पे चप्पे पे चाहिए। ये कहते हैं ना कि हर जगह इनके अफजल हाँ, हर घर से वो अफ़ज़ल हर घर निकलेगा। से अफजल निकलेगा। हुँ, नहीं निकलेगा। हर घर से अफजल निकलेगा तो पीटा जाएगा, मारा जाएगा। तुम जितने अफजल निकालोगे उतने प्रीति पांडे तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तुम देश के खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे साथ डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन अब वो जमाना चला गया, थैंक्स टू द गवर्नमेंट हुँ, आल्सो, हुँ। कि आज हमारे जैसे लोगों में कहीं ना कहीं, और क्योंकि नोएडा में आपके स्टूडियो में बैठी हूँ, तो एक ऐसी सरकार है देश में, और आई बिलोंग टू यूपी, तो मैं बड़ा प्राउडली फील करती हूँ ये बोलने में हुँ, कि योगी जी को चुना है हमने। मैं तो भाई दिल्ली से, मैं वोटर हूँ, हुँ, मैं किस जिसको चाहूँ उसको वोट दूं। मैं बनारस से आती हूँ, प्रधानमंत्री मेरे सांसद हैं, आपके प्रधानमंत्री है पर हुँ, मेरे तो सांसद हैं। मैं दिल्ली से बनारस अपनी ट्रेन फ्लाइट बस का हुँ। पैसा खर्च करके, आपने एमपी को पीएम कर दिया, पीएम को एमपी कर दिया। बिल्कुल मैं वोट डालने जाती हूँ, और हुँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हुँ, पूरे बनारस का कायाकल्प किया है प्रधानमंत्री जी ने। वो 80 घाट, जिस 80 घाट पे सीढ़ियां नहीं दिखती थी, हुँ, वो 80 घाट जिस पे गाय गोबर गोबर तैरता रहता था, वो हुँ। मंडुआडी स्टेशन जो आज वीआईपी स्टेशन है, आज सारी वीआईपी ट्रेनें वहां पर रुकती हैं, वो मंडुआडी स्टेशन मेरे स्कूल के बगल में हुआ करता था। और जब हम वहां से गुजरते थे तो बदबू आती थी कई किलोमीटर तक, ट्रैक नहीं दिखते थे सौरभ। हुँ। मतलब उसको लोग एक शौचालय की तरह यूज करते थे। आज जब आप वहां के सीटिंग एरिया की फोटो डालते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बनारस के एयरपोर्ट का लाउंज है, तो मैं कहती हूँ नहीं भैया, बनारस के एयरपोर्ट का लाउंज नहीं है, मंडुआडी स्टेशन का लाउंज है। मतलब दैट इज सो वीवीआईपी। वीवीआईपी ट्रेनें जा रही हैं, और बनारस के जितने सारे स्टेशन हैं उनको जिस तरीके से बनाया गया है, घाट इतने, नमो घाट जो राजघाट के पास है, हुँ, हुँ। नमो घाट जहाँ पे वो ऐसे हाथ नमस्ते और हाँ, प्रणाम देखा का मैंने भी देखा जी काफ़ी सुंदर लोगो है। है वहां पे। और आज नाव पे चर्चा होती है, कई विश्व के देशों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वहां आते हैं, और हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री, हमारे गार्जियन नरेंद्र मोदी साहब वहां पे चर्चा करते हैं। अच्छा तो एक चीज़ मैंने भी नोटिस की है जी बनारस की, मैं पहले जाता था तो लोग घाट पे वो पान खा के थूक दिया, गुटखा खा के थूक दिया। अभी चेतना में भी लोगों के वहाँ थोड़ा बदलाव आया है, बिल्कुल है, सफाई बहुत दुरुस्त हुई है, बिल्कुल है। घाटों और की देखिए सफाई क्या काफ़ी होता है हुई है। कि आप यही बनारस के लोग या हुँ, यही यूपी के लोग या यही इंडिया के लोग जब विदेश जाते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं? हम करते हैं। वहाँ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। आप जरा विदेश की किसी सड़क पे थूक के दिखाइए, पुलिस भी आ जाएगी, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, आपको जेल भी होगी। तो हम अपने देश में भी उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और आपसे जानना बनारस में देखिए, मैं बनारस से बनारसियों के लिए कहूंगी हाँ, कि हाँ। बनारस ऐसा नहीं है कि सब लोग पान खा के थूकते रहते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बनारस में पान का कल्चर है। हुँ, आप पान खा रहे हैं, हुँ। पान खा के निकल गए, क्या 2-3 किलोमीटर तक पान तो नहीं चुभलाते रहेंगे। हाँ, तो वो क्या करते थे, जहाँ उनको जगह मिल रही है कोने में थूक दिया, शहर गंदा किया, हुँ, ऑफ कोर्स करते थे। हुँ, लेकिन अब क्योंकि पूरे शहर में पेंटिंग हो रखी है, हुँ। आप बनारस के किसी भी कोने में जाएँगे, आप बनारस के घाटों पे जाएँगे, आप बनारस के फ्लाईओवर के नीचे भी जाएँगे, तो बनारस की संस्कृति को भी फ्लाईओवर पे, तो अब जब कोई थूकने का नाम ले रहा है या थूकना चाहता है, तो वहाँ पे किसी देवी-देवता की फोटो बनी है, किसी साधु संत की फोटो बनी है, या वहाँ पे अहिल्याबाई होलकर की बड़ी-सी मूर्ति कहीं लगी हुई है, या पेंटिंग की गई है, तो खुद को भी लगता है कि नहीं, अपना शहर आप साफ रखिए। सही बात और है। बनारसी बहुत जागरूक है, और हमारा बनारस बहुत अच्छा एक खूबसूरत है। चीज़ बनारस से ही मतलब याद आई मुझे मतलब जैसे इतना कुछ किया मोदी जी ने बनारस के लिए, तीसरे टर्म में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन बन चुके हैं और चीज़ें इतनी अच्छी जा रही हैं। लेकिन इस बार मार्जिन कम हो गई। इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया गया कि भई वो तो बस थोड़ा-सा और ज़ोर लगा देते कांग्रेसी तो हरा भी सकते थे पीएम मोदी देखिए, को। बनारस के इस इलेक्शन में मैं अपने एनजीओ के कैंपेन की तरफ से 3 महीना थी। हुँ, लास्ट वोटिंग जून 1 या 2 जून को हमारी वोटिंग थी, इफ हुँ, आई एम हुँ। नॉट रॉन्ग। हमेशा और लास्ट में ही होती है लास्ट बनारस में। वोटिंग थी, और बहुत गर्मी थी। आपको हुँ। याद होगा कि बनारस इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी थी पूरे देश में। राजनीतिक तब तापमान भी और बहुत भौगोलिक राजनीतिक तापमान भी। तापमान, क्योंकि विश्व के एंटी नेशनल्स, एजेंसीज, अखबार, ग्रेटा थ्रेटा टाइप के हाँ, लोग, और बहुत सारे देश के बाहर रहने वाले, हॉलीवुड, बॉलीवुड, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे नेता, कैसे नरेंद्र मोदी हार जाए चुनाव, कैसे प्रधानमंत्री चुनाव हार जाए, बहुत सारी फंडिंग भी की होगी और बहुत सारी चीजें सामने आई भी आई हैं। भी थी, टूल किट पूरा फंडिंग सामने कैसे, आया था। बिल्कुल सारे टूल किट कैसे चलाना है, कैसे प्रधानमंत्री साहब को बस ये चुनाव हरवा देना है, सबका एजेंडा यही था। आप ये सोचिए, कौरवों की पूरी सेना लग गई, तब भी जीत किसकी हुई? मोदी जी की। मोदी जी की हुई। तो जिसने देखिए, राम जी की तस्वीर लगी है आपके यहाँ, हुँ, और जिसने राम मंदिर कोई बनवाए, इतना बड़ा कोई नहीं है, मैं ये मानती हूँ, हुँ, धरती पे तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। राम जी ने स्वयं जिस व्यक्ति को चुना, मैं फिर कहती हूँ, योगी जी और मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया, निमित्त मात्र हैं। भगवान ने, बिल्कुल भगवान ने स्वयं योगी जी को चुना।
भगवान ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को चुना कि बहुत सालों बाद, 500 साल बाद कोई जननेता आएगा, कोई बड़ा नेता आएगा, कोई देश का प्रधानमंत्री आएगा जो बनारस का सांसद होगा, गुजरात से गंगा माँ बनारस लेके आएंगी, योगी जी जैसा सीएम होगा, जिसके हाथ से मेरे मंदिर का निर्माण होगा। तो भगवान ने जिसको कलयुग में चुना, उसको हराने की हैसियत तो कौरवों की नहीं हो सकती। और इतने एड़ी चोटी के जोर लगाने के बावजूद प्रधानमंत्री जीते। और देखिए, मार्जिन कम हो सकता है, मार्जिन कम होने के बहुत सारे कारण हैं। बाद में भाजपा ने भी आकलन किया होगा, आरएसएस ने भी आकलन किया होगा। पहले 6 महीने पहले, साल भर पहले से अपना वोटर आईडी में नाम डलवाना, वोटर आईडी बनवाना, वोट बैंक में अपना नाम डलवाना, एक बहुत बड़ा तबका तैयार था। मैंने खुद बनारस के एयरपोर्ट, लखनऊ के एयरपोर्ट, दिल्ली के एयरपोर्ट पे जिस समय मैं ट्रैवल कर रही थी, बहुत सारे लोग बनारस के चुनाव में विदेशों से आके भी 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने पहले डटे हुए थे कि हमें अपना वोटर आईडी कार्ड में नाम बनवाना है और वोटर आईडी बनवाना है और उस लिस्ट में अपना नाम डलवा देना है, हमें चुनाव में वोट डालना है। पर्पस ये नहीं है कि अपना राइट और अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज करना है, पर्पस ये है कि हमें किसी भी तरह सामने वाले को हराना है, भगवा नहीं फैलाना चाहिए, किसी भी तरीके से मोदी नहीं जीतने चाहिए। सेनापति हरा दिया तो युद्ध जीत गए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप इतनी बड़ी सेना को लेके आए, आपने सब कुछ किया, आपने पैसा भी लगाया, आपने बहुत सारे इस तरह के जबरदस्ती के जो नरेटिव है वो नरेटिव से सेट किए, लेकिन आप कुछ उखाड़ नहीं पाए। बनारसियों ने दमखम लगा दिया जिताने के लिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी, हमसे ज्यादा जागरूक वो दुबई से आने वाला टोपी वाला भाई है और बुरके वाली बहन है, जिसने अपना वोट एक्सरसाइज किया था। बहुत सारे लोग जिनको मैंने फोन किया और मैंने बोला कि इस दिन वोटिंग है, मैं बनारस में रहूंगी। अच्छा, हम नहीं, हमारी तो बच्चे की इस समय छुट्टियां होती हैं और हम लोग तो छुट्टियों पे जा रहे हैं, स्कूल बंद हुए हैं बच्चों के, यही 10 दिन मिलेंगे, तो इस 10 दिन में हमने यहाँ की टिकट करा दी, हम तो पहाड़ों पे जा रहे हैं, हम विदेश जा रहे हैं। एक वो तबका जो विदेश से आके बनारस में 1 महीने से डटा हुआ और वोट डाल रहा है, और एक वो तबका जो बनारस का है, बनारस में रह रहा है, बनारस में वोटर आईडी है उसकी, और वो अपने परिवार को लेके घूमने जा रहा है। उसके लिए 1 जून 2 जून को वोट डालना विषय नहीं है, उसके लिए घूमना विषय। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने बनारस में वोटिंग नहीं की, उसको छुट्टी मान के वोट डालने गए। तो ये उनके लिए होता है ना, आई ओपनर होता है। आपने एक हाफ ईयरली में फेल होना बेहतर है, आप फेल हो वार्षिक गए, परीक्षा में फेल नंबर होने कम आ एकदम। गए, वार्षिक परीक्षा में आपका पास होना जरूरी है। ये उन लोगों के लिए आई ओपनर है कि 2027 में आपको घूमने नहीं जाना है, आपको छुट्टियों पे नहीं जाना है, आपको 2027 में ईवीएम हैक करना 6 है। महीने नहीं 6 महीने, देखिए ईवीएम हैक करना होता मतलब तो हैक करने से मैं तात्पर्य कि उनके इतना लिए एक ज्यादा वोट जवाब कर। दे दूं कि कितने धूर्त, कितने बेईमान, कितने ये झूठे लोग हैं। ईवीएम हैक बनारस में हो रही है, अमेठी में नहीं हो रही। राहुल गांधी जहां जीतते हैं वहां ईवीएम हैक नहीं होती। अगर ईवीएम हैक ही होनी थी तो भैया बंगाल में कब का हैक करके भगवा लहरा चुका होता। ईवीएम हैक होनी तो इतने सालों से छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी हो जाता, कश्मीर नहीं जीते, कश्मीर में हो जाता, कर्नाटक में हो जाता। ईवीएम ईवीएम ये वही बात है कि जब हम जीतेंगे, चिट भी मेरी पट भी मेरी, हम जब जीतेंगे तो हम राहुल गांधी के करिश्मे से जीते, हम जीतेंगे तो बंगाल में दीदी के करिश्मे से जीते, हम जीतेंगे तो हम कर्नाटक में इनके करिश्मे से जीते। लेफ्ट कम्युनिस्ट केरल जिता रहे हैं, लेकिन वही केरल में जो पहली बार सांसद जीते, जब पहली बार भगवा लहराया गया इस 2024 के चुनाव में, पहले सांसद जो है वो बीजेपी से जीते गए वहां पे, तब किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम की बात नहीं करें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं आप ईवीएम से जीत रहे हैं और जहां आप हार रहे हैं वहां पे कहें कि नहीं नहीं, इसमें तो मोदी साहब ने ईवीएम हैक करा दिया इसलिए जीत रहे हैं। ये सब फर्जी बातें हैं। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष, मैं खुद मानती हूँ कि विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ नकारात्मक बातें करे, विपक्ष सिर्फ भारत की बुराई विदेश के पटल पे जाके करे, ऐसा नहीं हो सकता। वो विपक्ष भी हो सकता है जो कुछ दिन पहले, और चाहे ओवैसी साहब हैं, चाहे शशि थरूर जी हैं, चाहे एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर को के पराक्रम को, हमारे शूरवीरों की गाथाओं को बताने के लिए जो विश्व के कोने कोने से होके आ रहा है, वो डेलीगेशन भी तो विपक्ष का ही था। तो विपक्ष की भूमिका ये भी हो सकती है कि जब इंदिरा जी पीएम हो तो विपक्ष में बैठे हुए अटल जी, आपस में तो मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। जहां पे राष्ट्र की बात आएगी, जहां समाज की बात आएगी, जहां भारत की बात आएगी, वहां पक्ष और विपक्ष को एक साथ जैसे अभी शशि थरूर और ओवैसी ने किया, जो जवाब शशि थरूर साहब ने विदेश में दिए हैं, या जो जवाब ओवैसी साहब ने दिए हैं,
मैं तो बहुत तारीफ कर रही हूँ इनकी कि आप भारत में आके लड़िए ना। भारत में 2 भाई, एक परिवार में 2 भाई लड़ते हैं ना, बिल्कुल। तो आप 2 भाई 2 बहन हैं, आप परिवार में लड़िए। यहाँ पानी पी के कोई योगी जी को शब्द बोलते हैं, कोई मोदी सिर्फ जी को टोगल गालियाँ करते देते हैं, रहिए। आप करते रहिए। लेकिन जब भारत के बाहर की बात आएगी तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बस हम घर में लड़ रहे हैं, हम घर के बाहर आएँगे तो हम गले मिलेंगे, हम भाई-भाई हैं। तो चाहे मोदी जी हो, वैसी हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष हो, सबको बाहर वही करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगी 2027 के लिए 2024 जो था वो सेमीफाइनल था, फाइनल 2027 में है, 2029 में है। हाफ ईयरली में फेल होना बेहतर है, लेकिन कौरवों की सेना मोदी जी को नहीं हरा पाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैंने, क्योंकि मैं खुद बनारस में हूँ, मेरे खुद के परिवारों में बहुत सारे लोगों का वोटर आईडी कार्ड में लिस्ट में नाम नहीं था। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने चुनाव के वोटिंग के 2-3 दिन पहले बहुत कोशिश की कि उनका नाम किसी तरह आए और वोट डाले। एक बहुत बड़ा तबका जो राष्ट्र प्रेमियों का तबका है, उनका वोटर आईडी कार्ड में नाम न होना, वोटर आईडी लिस्ट में नाम न होना, कार्ड ना आना, और जो पर्चियां घर पे आती हैं वो घर पे पर्चियां भी ना आना, और घूमने चले जाना, वोटिंग के लिए सीरियस न होना, ये थोड़ा सा सेटबैक है। मैं जरूर चाहूंगी कि 2027 की तैयारी राष्ट्र भक्तों को पहले 2 पहले साल से पहले करनी कर लेनी पड़ेगी। चाहिए। जो दुबई से आके वोट डाल रहा है, जो बाहर के राष्ट्रों से आके वोट डाल रहा है, वो राष्ट्र प्रेमी भी है, और अगर राष्ट्र प्रेमी नहीं भी है तो अपना मजहब प्रेमी तो है। बिल्कुल। अपने मजहब के लिए तो बाउंड है कि किसी भी तरीके से मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना, चाहे 50,000 के टिकट लगा के वोट डालने आना पड़ेगा, हम आएंगे। मकसद क्लियर है। मकसद के लिए तो आप अपने मकसद के लिए, आप भारत माँ के लिए तो एकजुट हो ही सकते हैं। अभी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा ऐसा है जो देश को भी परेशान कर रहा है। आप युवाओं की बात कर रही हैं, आप महिलाओं की बात करती हैं, और ये युवाओं और महिलाओं से जुड़ी ही सबसे ज्वलंत बात है। अभी हमने देखा कि लगातार कुछ ऐसी घटनाएँ, जैसे सोनम का एक केस हुआ इंदौर का, जी। उसके पहले अतुल सुभाष का केस बैंगलोर से आया था। बैंगलोर से ये एक और केस आया था जिसमें एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसको उसके पिता से बार-बार मिलवाने जाना पड़ता था। जी। तो इसको लेकर के जो एक युवाओं का, एक जो बच्चों का ये है, उसमें खौफ है कि भाई शादी-ब्याह कर रहा है आदमी, उसके बाद जा रहा है हनीमून पे, आ रहा है ताबूत में। तो ये मतलब बड़ा भयावह दृश्य है, और उसमें भी एक सूडो फेमिनिज़्म का जो एक लबादा ओढ़े कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी मिल जाएँगे आपको, जो ऐसे लोगों को भी तर्क तो क्या ही कहेंगे, कुतर्क से कहीं न कहीं डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगी आप इस पे? मतलब ये बहुत ही दुखद है। बच्चे कुछ तो अभी ये हमारे टीम में भी ये सब कह रहे हैं कि हम तो करेंगे ही नहीं, हमारी जो हाँ, अविवाहित है। हाँ, अभी अभी हमारी बारी आई तो ये सब शुरू हो गया। तो क्या कहना चाहेंगी इस पे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि सारे एक्टिविस्ट ऐसे नहीं हैं। हुँ, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हुँ, और लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे अपना लॉस करके भी इस देश और समाज की सेवा की है, हुँ, और अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अब उसके अगेंस्ट एक लॉबी ज़रूर है, हुँ, जिसको हम कहते हैं कि ये एनजीओ वाली जो गैंग है, जहाँ बोलनी है वहाँ नहीं बोलेंगे। हुँ, जब कोई ऐसा हादसा होता है तो एक तो फेक फेमिनिज्म, हुँ, और हमारे यहाँ जब देखिए कोई घटना घटती है, बलात्कार होता है, या हमारे यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है, तो सबसे पहले देखते हैं किस राज्य में हुआ, इस देश की सरकार किसकी है? सरकार किसकी है, जिसका रेप हुआ वो किस राज्य में हुआ, और जिसने रेप किया वो किस धर्म से आता है। कहीं हमारे वाले धर्म से तो नहीं है, किस जाति से हमारे है? उस धर्म से तो नहीं है जो हुँ, हमारी वोट बैंक है। हुँ, अरे नहीं बोलना है, हमारा वोट बैंक है, चुप रहो, हम सेक्युलर हैं, नहीं बोलना है, चुप रहो। अब हम बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव, यूपी का चुनाव है, साउथ का चुनाव है। अभी इन चक्करों में क्या होता है, समाज को हम कहीं ना कहीं बर्बाद करते हैं, हम समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसकी दशा खराब हो रही है। तो दिशा ठीक करने के लिए और दशा ठीक करने के लिए एक्टिविस्ट, नेता, अच्छा नेता तो चलो अपना काम कर रहे हैं, हुँ, एक्टिविस्ट जो हैं, जो एनजीओ वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, उनको भी जैसे वीडियो बना रहे हैं, फूड वीडियो तो आप बना देते हैं। आप वो 160, 170, 180 की स्पीड से चलाने वाली गाड़ी की वो वीडियो ले लेके आप दिखा रहे हैं। आपको देख के मेरे एनजीओ का बच्चा भी वैसे ही गाड़ी चला रहा है। पकड़ा जाता है, जब मैं डांटती हूँ और पीटती हूँ तो पता चलता है कि दीदी हमने तो रील में देखा था वो 120 की स्पीड से चल रहा था। अरे वो 120 की स्पीड से चल रहा था, उसके आसपास इतने सारे लोग उसको बचाने के लिए हैं। तुम्हें कौन बचाएगा? तो नुकसान तो युवाओं के ऊपर हो रहा है। फेक फेमिनिज्म, अच्छा जिस जिले में, जिस राज्य में घटना घटती है, अब आप ये देखेंगे कि अच्छा कोई स्पेशल वर्ग से है तो आप तो चुप हैं। जिसका रेप भी हुआ है या जिसके साथ घटना भी घटी है, अगर घटना जिसके साथ घटी है वो हमारे वोट बैंक से है, तब तो हम बोलेंगे, नहीं तो जाने दो इसके, इसको रोज लोग मरते रहते हैं। यूपी में कुछ होगा तो छाती पीटेंगे, हुँ,
हाय हाय योगी, हाय हाय मोदी शुरू हो जाएंगे करना। किसान आंदोलन होगा तो कितने तरह के स्लोगन, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, इस तरह के गंदे मोदी स्लोगन्स तेरी भी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले जाते थे। योगी जी के खिलाफ भी किसान आंदोलन पे घंटा घर पे बिठाने की कोशिश की। वो तो थैंक्स टू योगी जी एंड थैंक्स टू यूपी पुलिस, जिन्होंने डंडों से पीट के इस बुलडोजर तरह के देखिए। उग्रवादियों को हटाया वहां से हम्म, कि ये यूपी है, ये तुम्हारा दिल्ली यूपी का बॉर्डर नहीं है जहां पे तुमको केजरीवाल साहब बिजली फ्री, पानी, खाना पीना, 5 स्टार की सारी व्यवस्था देंगे। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ तुमने अगर जरा सी औकात से बाहर हुए तो औकात में तुम्हें कैसे लाना है ये वहां की सरकार भी जानती है, वहां की प्रशासन और पुलिस भी जानती है। हम कहीं ना कहीं इस तरह का एजेंडा चला के और इस तरह का भेदभाव करके देश को नर्क की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरा, इस तरह के एक्टिविस्ट जो खुद को सूडो फेमिनिज्म जिसको आप कहते हैं, हम्म, हम लोग सरल भाषा में उसको फेक फेमिनिज्म कहते हैं। हम्म, फेमिनिज्म की परिभाषा क्या है? फेमिनिज्म की परिभाषा ये है कि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, आपके पास लीगल सारे रास्ते हैं, आपके पास देश का कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप कोर्ट में कहीं भी जा सकते हैं, आप लीगल हेल्प ले सकते हैं, आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, आप बड़ा से बड़ा वकील कर सकते हैं, आप 18 साल के ऊपर हैं, आप अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक? लेकिन ये स्वतंत्रता चुनना कि अच्छा किसी से अफेयर है, पति बाहर रहता है, उसको ड्रम में काट के डाल दो, मेरठ वाली घटना। अनफॉर्चुनेटली उसका नाम भी सौरभ था। जिसको पसंद करते हैं वो पहाड़ों में जाके चरस गांजा ले रहा है, ड्राइवर से चरसी है, ड्राइवर से गंजेड़ी गांजा और चरस मंगा रहा हो, गंजेड़ी चरसी। और एक पिद्दी सी शक्ल वाला आदमी, मैं ये कह रही हूँ कोई गरीब आदमी हो ना, आप उससे प्यार कर लो, आप उसके साथ जीवन बिता लो। कोई बहुत हैंडसम नहीं है, एवरेज लुकिंग, खराब लुकिंग भी है, हम कौन होते हैं किसी को खराब अच्छा कहने वाला। कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, रेसिस्ट नहीं होना है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ये ड्रम में काट के नहीं डालेगा, अच्छा व्यक्ति है, प्रेम करेगा, सम्मान देगा, मुझे सम्मान देगा, मेरे परिवार को सम्मान देगा, मेरे काम को सम्मान देगा, नारी को सम्मान देगा। लेकिन इसके बावजूद लड़कियों को क्या हो गया है, उनका दिमाग खराब हो गया है। अब मैं ये बात आपके पॉडकास्ट में कह दूंगी तो आपके पॉडकास्ट में बहुत सारी महिलाएं भी मुझे नीचे गालियां दे रही होंगी। आप इसकी क्लिपिंग लगाएंगे क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले टीवी डिबेट पे भी गई थी, तो बहुत सारे लोग सोनम रघुवंशी के पक्ष में भी बोलने वाले आ गए। हाँ बिल्कुल मुझे है। तो शर्म आ रही है कि सोनम के पक्ष में भी कोई कैसे खड़ा हो सकता है। हैं लोग तर्क दे रहे हैं उसके लिए। आप तर्क दे रहे हैं और तर्क पे फिर इस पे जा रहे हैं कि किस हालात में उसने किया होगा, क्यों उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो उसके पीछे क्या कारण। अरे भाई अरे तो भाड़ में जाए ये तुम्हारा ये भी कारण। तो सोचो कि अगर आपको यही सब करना था तो शादी ही नहीं करती। एक आप बेचारे शादी बच्चे नहीं, की मैं आपको जिंदगी क्या कह रही बर्बाद हूँ, कर आप दी आपने। शादी नहीं करती, आप 18 साल के ऊपर थी, लड़का भी 18 साल के ऊपर है, हम्म, आप जिससे भी प्रेम विवाह करना चाहती हैं, अरेंज मैरिज करती हैं, जो भी करना चाहती हैं, आप अगर कोर्ट चली जाती, शादी करके चली आती, अपने घर में रहती और अपने माँ बाप से कहती कि देखिए मैंने तो शादी कर दी है और अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। लड़ाइयाँ होती, घर में डांट खाते, घर में हो सकता है माँ बाप गुस्से में 2 थप्पड़ भी लगा देते हैं, घर से भी निकाल देते हैं, कुछ भी इस तरह का। लेकिन आपके घर की बात घर में रहती। आपने ये, मैंने एक दिन स्टेटमेंट एक जगह पढ़ा कि सोनम रघुवंशी ने कहा कि मेरे पिता को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर ये हम्म। न्यूज सही है तो हार्ट की प्रॉब्लम है और जब ऐसा कुछ हो जाएगा मैं विधवा हो जाऊंगी। अब पता नहीं सही है अच्छा कि नहीं। अच्छा, ये एक मैं आपको यहाँ पे मतलब थोड़ी जी जी। बहुत सारी लड़कियों का ये तर्क आता है जब ऐसी कोई बात है, मेरे पिता को हार्ट की प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। मैं वही लेकिन उसी पे उसके आ रही बाद हूँ। क्या होगा? आपने ये कह के, अगर ये न्यूज़ सही है जो मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखी, क्योंकि फेक न्यूज़ेज़ भी हम्म, बहुत आती हैं आजकल, तो आपने ये ध्यान दिया कि आपके पिता को हार्ट की प्रॉब्लम है और आप पिता का दिल नहीं तोड़ सकते, पिता की तबीयत ना खराब हो जाए, पापा को कुछ हो ना जाए, इसके चक्कर में आपने शादी की, आपने मर्डर प्लान किया और आपने ये कहा कि जब मैं विधवा हो जाऊँगी तो तब हम ईज़िली शादी कर सकते हैं। विधवा होने तक की प्लानिंग करने का साहस आप में है, आपको मर्डर करने का साहस है, कोर्ट मैरिज करने का साहस नहीं है, पिता के सामने बोलने का साहस नहीं। मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक बड़ा वर्ग मुझे अभी आपके इस पॉडकास्ट पे नीचे मेरे लेकिन बारे में लिखेगा। समर्थन भी बहुत आएगा आपको, ये नहीं, बात मैं समर्थन गारंटी दे सकता हूँ। समर्थन जो मैं आएगा वो मैं तो अपने दर्शकों को जानता हूँ, आपकी इस बात पे समर्थन ज्यादा बहुत आएगा। सारे ऐसे लोग, मैं बिल्कुल भी फेक फेमिनिज्म पे विश्वास नहीं करती। हम्म, अरे फेमिनिज्म, ये देश गार्गी माता का है, ये देश सावित्री माता का है, तो जो अपने पति के जान को, मतलब कैसे अपने प्राणों को, अपने पति के प्राणों को जो लेके चली आई, आप उनकी बात नहीं करेंगे, आप जीजाबाई की बात नहीं करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं करेंगे। इस देश में रानी अहिल्याबाई, बिल्कुल। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सांप्रदायिकता की परिभाषा हो जाती हैं। और ये जो गीता यथार्थ और ये ज्योति मल्होत्रा जैसी जो स्पाई हैं, जासूस हैं, ये लोग महिला शक्तिकरण के देखिए, उदाहरण हो महिला जाती है। सशक्तिकरण में अभी मुझे अचानक से याद आया कि जब मैं इंदौर गई थी और वहाँ अहिल्याबाई का महल है। हम्म, अहिल्याबाई के महल पे जब आप घूमने जाएंगे तो उनकी एक पूरी स्टोरी है जीवन की।
उनकी स्टोरी में ये भी है कि जब इनके बेटे और इनके पति दोनों की जब डेथ हो गई, जब मृत्यु हो गई थी, तो इनके ससुर जिंदा थे और उस समय सती प्रथा भी हुआ करता था। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद पढ़ के आई हूँ तो ये साक्ष्य के साथ कह रही हूँ, उसमें एक जगह लिखा है कि जब इन्होंने सती प्रथा की बात हुई तो इनके ससुर ने, इनके जो फादर इन लॉ थे अहिल्याबाई, जो देवी अहिल्याबाई हैं, जिनकी वजह से देश में आज सब कुछ है, हमारा काशी विश्वनाथ काशी है, तो मतलब हम तो प्रणाम करते हैं। काशी तो कैसे ही भूल सकता है। अगर उनके पैरों की धूल छटाक भी इस देश की बेटियां काम कर लें, तो आप समझ लीजिए कितनी अहिल्याबाई होलकर के छोटे 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 पार्ट हम देश में हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए फेक फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट इतना हो गया है बॉलीवुड और ओटीटी सीरीज देख के, कि हमारे लिए देवी अहिल्याबाई होलकर शायद फेमिनिज्म में हम उनके बारे में बात नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात क्यों नहीं करते? अरे भाई, फेमिनिज्म तो उसको कहेंगे ना, जब आप सोचिए कि उनके ससुर की मैं बात बता रही थी, जब उन्होंने सती प्रथा की बात की, उनके ससुर ने ये कहा कि मैंने अपना बेटा खो दिया, मैंने अपना पोता खो दिया, मैं अपनी बहू नहीं खोऊंगा। और कितनी बड़ी उन्होंने बात। सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने अपनी बहू को सिंहासन पे बिठाया और वो शिव जी लेके सिंहासन पे बैठती थी, और वो जो हस्ताक्षर करती थी वो भी शिव जी के ही नाम का हस्ताक्षर करती थी इंदौर में, जो उनका उनकी जो डायनेस्टी थी, किंगडम था उनका। और माहेश्वरी साड़ी जो महिलाएं पहनती हैं कॉटन की, माहेश्वरी साड़ी, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, हम बिजनेस वुमेन की बात कर रहे हैं। देश में कितनी ऐसी लड़कियों को पता है कि माहेश्वरी साड़ी जो कॉटन की, जो मध्य प्रदेश इंदौर, वो माहेश्वरी साड़ी की शुरुआत अहिल्याबाई होलकर ने उन महिलाओं को लेके अपने गांव में की थी। वो बुनाई का काम, उनके धागों का काम, वो साड़ी बनाने का काम, माहेश्वरी साड़ी वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय देवी अहिल्याबाई होलकर। जिस आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी आज करते हैं, मेड इन भारत, आप सोचिए, मेक इन इंडिया हम की बात मेक आज इन हो रही इंडिया है, की बात कर रहे हैं, मेड इन भारत वो की तब बात कर कर रही रहे हैं। थी। महेश्वरी साड़ी उस जमाने में अहिल्याबाई होलकर बनवाती थी, और उन महिलाओं से, जैसे हम आज एनजीओ में क्या करते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए छोटे छोटे सेंटर्स डाल रहे हैं, कोई सिलाई बनाई में कुछ बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। उस समय अहिल्याबाई होलकर उन साड़ियों को ना सिर्फ बनवाया करती थी, उनकी सेल हुआ करती थी, और पूरे भारत और विश्व पैमाने पे वो साड़ियां जाया करती थी, और माहेश्वरी साड़ी वहां से फेमस है। मुझे खुद नहीं पता था, ये मुझे इंदौर जाके पता चला। तो वुमेन एम्पावरमेंट, बिजनेस वुमेन, फेमिनिस्ट, इसको फेमिनिज्म नहीं कहेंगे। वॉरियर, वॉरियर, बिल्कुल वॉरियर भाई। उन्होंने घुटने टिकवा दिए लोगों के, मतलब अंग्रेजों की सरकार डरती थी उनसे, अंग्रेजों की सरकार उनके डायनेस्टी से डरती थी, उनके महल में जाने से पहले डरती थी, अंग्रेजों की औकात नहीं थी उनके महल में जाने की। हम उनकी बात नहीं करते। हम रानी लक्ष्मीबाई में झांसी का किला देखने गई, तो झांसी के किला में सबसे नीचे आज भी शिव जी का मंदिर है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी, शिव जी की भक्त थी, महादेव की भक्त थी वो। हम उनकी बात नहीं करते जिसने पेट पे अपना बेटा बांध के इतनी ऊपर छलांग लगा के अंग्रेजों की ऐसी तैसी की, अंग्रेजों का बुरा हाल किया, अपने झांसी के लिए लड़ी, आखिरी जब तक उनके सांस में सांस रही तब तक उन्होंने अपना झांसी किसी को दिया नहीं। हम उस बारे में बात नहीं करते, हम फेक फेमिनिज्म में फंस गए। मतलब आज कितनी ऐसी महिलाएं हैं, और इसमें मैं एक चीज और कहूंगी, मैं उस पिता की तारीफ करूंगी जिन्होंने अपनी बेटी के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम दोनों दिया। मैं आज उन पिता से, उन भाइयों से, उन पुरुष वर्ग से भी ये बात कहना चाहूंगी कि वो, रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत महान थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के पिता उनसे ज्यादा महान थे, उनका भाई उनसे ज्यादा महान था, जिन्होंने अपनी बेटी के हाथ में, अपनी बहन के हाथ में उस जमाने में तलवार दी। ये बहुत बड़ी बात है सौरभ। आज परिवारों में बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पर क्योंकि मैं एनजीओ सेक्टर में, एक समय के बाद उनको रोक देते हैं। बेटा बेटी अगर पढ़ने में दोनों बहुत अच्छे हैं तो बेटी की पढ़ाई बहुत मायने नहीं रखती। फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं परिवारों के, लेकिन बेटा अगर पढ़ने में बहुत खराब भी है, क्योंकि उसको घर चलाना है, बेटी को किसी और के घर चले जाना है, एक फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली, डिस्टिंक्शन से पास होने वाली लड़की की पढ़ाई रोक दी जाती है। तो ये भी दुख का एक विषय है, समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा। फेक फेमिनिज्म पे मैं बहुत नाराज होती हूँ, मतलब मैं ना आग बबूला हो जाती हूँ। मुझे इतनी चिढ़ मचती है इस फेक फेमिनिज्म में कि हम उस महिला के, उन महिलाओं के बारे में बात नहीं, हम जीजाबाई के बारे में बात नहीं करते, हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते, हम जिन्होंने उस जमाने में अंग्रेजों से, मुगलों से, हम पद्मावती की बात नहीं करते, हम रानी पद्मावती की बात नहीं करते, जिन्होंने उस जमाने में एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर कोई महिला चाहे तो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रानी पद्मावती के बारे में तो एक फेमिनिस्ट का, ये भी एक महिला ही थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं अगर पद्मावती की जगह होती तो मैं खिलजी के साथ जाना पसंद करती के बजाय जौहर के। आप सोचिए कितने बेशर्म ये फेक फैम। पहले तो ये जो इतने एक्टिविस्ट के नाम पे ये
एक नकली चोंगा लेके बैठते हैं ना और आप लोगों के इंटरव्यू देते हैं, इन सबको एक्सपोज करने की भी जरूरत है। हम बार बार नेताओं को अभी तक बोल रहे थे, हम मौलाना साहब की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो एक्टिविस्ट, ये जो एनजीओ वाले हैं ना, जो बच्चों को वो परोस के दे रहे हैं, जो सब नकली है, नकली पढ़ा रहे हैं। अगर आपको फेमिनिज्म के, अच्छा मतलब कितनी शर्म की बात है कि हम किसी मंदिर में प्रवेश करना है कि नहीं करना है, हम इस पे लड़ाई लड़ते हैं। हम कौन से मंदिर में हमें प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे महीने के 5 दिनों में हम अपने यूज्ड पैड्स को लेके, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ बट मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, हम अपने यूज्ड पैड्स को लेके मंदिरों में जाने की लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारा फेमिनिज्म, हम इस पे बात करते हैं। हमारे लिए मतलब महिला सशक्तिकरण ये है, हमारे लिए महिला सशक्तिकरण वो नहीं है जब हम अंग्रेजों को घुटने टिका दें, अंग्रेजों को उनकी औकात में रखें। हम पद्मावती की बात नहीं करते जहां पे हम खिलजी और मुगलों को भी हमने धूल चटा दी। हम किस फेमिनिज्म में और पढ़े? आज भी पता है हम किस फेमिनिज्म में कर्नल पढ़े? सोफिया कुरैशी और विवेका सिंह की बात नहीं करते, एग्जैक्टली और आप सोचिए ना कि दीपिका बिल्कुल पादुकोण की बात होती है। हम उन लोगों की बात करते हैं जो भारत में खड़े होके जेएनयू में जब नारे दे रहे थे और उसके पीछे एक बॉलीवुड की स्टार मास्क लगा के और खड़ी है, और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे हैं और वो वहां पे खड़ी है। मैं आज भी अचंभा करती हूँ, मैं तो किसी ऐसे जगह ना खड़ी हो सकती हूँ, मैं शायद विरोध भी कर लूंगी, लड़ाई भी हो जाएगी, और शायद मतलब लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है। मैं एफआईआर कर दूंगी, मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं जितना तांडव कर सकती हूँ अपने देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए करूंगी, खिलाफ करूंगी उनके। लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स खड़े हैं हाथ बांध के, बड़े राजनेता खड़े हो जाते हैं इस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो एनजीओ में आते हैं, उनके एनजीओ में फंडिंग भी होती है। आई एम ग्लैड कि इस मिनिस्ट्री में और इस सरकार में अब एनजीओ की जांच आईबी भी कर रहा है, हमारे एनजीओ की भी जांच हुई है, आईबी ने रिपोर्ट दी है। एनजीओ में जो बाहर से पैसे आ रहे हैं एफसीआरए के थ्रू, वो पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं? कहीं वो कन्वर्जन में यूज तो नहीं हो रहे, कहीं वो देश विरोधी काम में तो यूज नहीं हो रहे, कहीं देश विरोधी तत्वों के साथ तो काम नहीं हो रहा है, कहीं शाहीन बाग में बिरयानी बांटने में तो काम नहीं जो हो रहा अल्लाह दे है। रहे थे। एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका। यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे जैसे एनजीओ को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो मंदिर में जाना, प्रवेश जो है वो फेमिनिज्म का हिस्सा नहीं। मेरे लिए बिजनेस वुमेन बनना फेमिनिज्म का हिस्सा है। मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर में मतलब कंधे से कंधा मिला के अपने देश के लिए लड़ना, वो मेरे लिए फेमिनिज्म है। मेरे लिए मतलब वो टुकड़े गैंग के खिलाफ उनका मुंह तोड़ जवाब देने में, वो मेरे लिए फेमिनिज्म है। तो हमारे जैसे एनजीओ को, हमारे जैसे एक्टिविस्ट को भी पिछले पायदान पे रखते हैं। लेकिन वो जमाना चला गया है सौरभ, कि जहां अब लोग फेक जागरूक फेमिनिज्म हो की रहे हैं। परिभाषा इनको बतानी पड़ेगी। आप फेक फेमिनिज्म की परिभाषा नहीं अगर इनको बताएंगे तो हमारा युवा जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है, वो एग्जाम्पल क्या सेट कर रहा है? हमको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, ये कभी रानी लक्ष्मीबाई इसके लिए लड़ी कि हमें मंदिर में, 800-900 साल पुराना मंदिर था ना वो साउथ का, तो क्या उस मंदिर में 800 साल पुराना, अरे भाई 1857 की लड़ाई है झांसी की रानी की, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई ने कभी फेक फेमिनिज्म पे उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी कि उस मंदिर में प्रवेश नहीं, चलो झांसी से वहां कूच करते हैं? नहीं, उनको पता था कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो हमारे देश को, जो हमारे संस्कृति को खराब करने, हम पे कब्जा करने, हमारा कन्वर्जन करने, हमारी हिंदू बेटियों को, हमारी भारत की बेटियों को उठाना, उनको कन्वर्ट करना, उनको अपना सेक्स स्लेव बनाना, ऐसे मुगलों के खिलाफ है, आक्रांताओं के खिलाफ है, ऐसे रेपिस्टों के खिलाफ है। हमारे मंदिरों को जो तोड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। हमारी लड़ाई नहीं है हमें कहाँ प्रवेश मिला, ये टुच्ची बातें हैं। और आज भी हमारी लड़ाई बिल्कुल इन चीजों पे नहीं है कि जो फेक फेमिनिज्म में कि अरे मतलब इतनी शर्म आती है मुझे बोलने में कि हम नॉन ब्रा डे मनाते हैं। व्हाट नॉनसेंस! हम देश के बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे, ये मैं आपको बहुत बोल्ड बातें बोल रही हूँ, नहीं चल रही है ये, बहुत सारे जरूरी है इन पे यूनिवर्सिटीज बात में, करना, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लड़के, मैं अभी कुछ दिन पहले साकेत गई और वहां से आ रही थी तो एक पुरुष, एक लड़का, उसने नथ पहनी हुई थी, हो सकता है लोगों को पसंद, मैं देखिए किसी को ऑफेंड नहीं कर रही, और वो उसने साड़ी पहन के, ब्लाउज पहना हुआ है, साड़ी को उसने ऐसे, तो मैं देखने लगी कि मैं भी साड़ी में हूँ, ये भी साड़ी में है। फिर मैंने उसको 2 बार ध्यान से देखा, वो लड़का था, उसकी दाढ़ी थी, उसने नथ पहनी है, उसने बिंदी लगाई है। अब इसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे हमें तो बहुत सारी चीजों की इजाजत कोर्ट ने भी दे रखी है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पुरुष पुरुष है, महिला महिला है,
जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर जब सकता। प्रकृति ने ही अलग अलग जो वो महिला कर फॉर्मेशन किया सकती है है तो वो फिर पुरुष कैसे? नहीं कर सकता। हम जननी हैं, हम 9 महीने को हम विश्व चला रहे हैं, हम भारत माँ हैं, हम माँ ही तो हैं, हम भारत माँ की गोद में पल रहे हैं, लेकिन हम खुद जननी हैं। हम 9 महीने गर्भ में एक बच्चे को जन्म देते हैं, कर सकता है पुरुष? नहीं कर तो सकता। इसका मतलब भैया आप वृंदावन जाइए, कोई कृष्ण राधे नहीं बोलता, सब राधे राधे बोलते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कोई सीताराम कृष्ण बोलते राधा हैं, कृष्ण राधा कृष्ण राधा नहीं बोलता। सीताराम, तो गौरी हमारी शंकर। संस्कृति में तो महिलाओं को पहले आगे किया है भाई। मतलब आप सोचिए कि सती जी के मान सम्मान के लिए शिव जी ने तांडव तांडव कर कर दिया। दिया। मैं ये कैसे मान लूं कि हमारी संस्कृति में महिलाओं को पीछे रखा अच्छा, गया? एक चीज मैं यहाँ पे आपकी बात में ही ऐड करना चाहूंगा। मैंने ही किसी गुरु जी से प्रश्न किया, मैंने कहा जैसे हमारे देवता हैं, जैसे बजरंगबली हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण, इन सबके पास एक एक हथियार होता है, मतलब जी कोई एक अपना वेपन होगा और वो चीज होगी, कमल होगा, शंख होगा, ये होगा। महादेव के पास भी त्रिशूल है, डमरू है। और बहुत अगर विराट स्वरूप की बात करें, नारायण के चतुर्भुजी रूप की हम पूजा जी करते हैं, जिसमें जी 4 भुजाएं हैं। लेकिन शक्ति ही देवी एकमात्र ऐसी जिनकी अष्टभुजाओं की हम पूजा करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों कि वो अष्टभुजा हैं? तो बोले कि वो, और उनके सभी हाथों में एक-एक वेपन है। तो उन्होंने कहा जितना धारण करने की क्षमता एक स्त्री में होती है, जितनी सहन करने की क्षमता एक स्त्री में होती है, उतनी एक पुरुष में नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर के स्वरूप में भी ये आप हमें दिखाया इसको जाता एक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल आज के जमाने से ले लीजिए। कोई लड़की कोई महिला जब सुबह ऑफिस जा रही होती है तो वो एक तरफ अपना गैस पे नाश्ता भी बना रही होती है, एक तरफ फटाफट कॉल्स भी कर रही होती है, अपने ऑफिस में असिस्टेंट को भी बोलेगी ये तैयार रखो मैं पहुंच रही हूँ, ये कर रही हूँ, ड्राइव भी कर लेगी, ड्राइव के समय भी बहुत सारे वो काम कर ले। मल्टीटास्किंग है हम एक समय पे 10 काम करते हैं। हम ऑफिस की मीटिंग्स में ईमेल लिखते हुए ये भी ध्यान रखते हैं कि शाम को कुक आएगी तो ऑफिस में बैठे बैठे सब्जी ऑर्डर करनी है ऑनलाइन। तो हम सब्जी भी ऑर्डर कर रहे हैं जिस टाइम हम देश के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने एनजीओ में बच्चों का भी उस टाइम ख्याल रख रहे हैं जब हम दूसरा कोई काम कर रहे हैं। तो मैं तो बार बार ये बात कहती हूँ भाई कि फेक फेमिनिज्म पे नहीं जाओ, आप सूडो फेमिनिज्म पे नहीं जा सकते। आपके लिए फेमिनिज्म की परिभाषा वो नहीं हो सकती जो ओटीटी बॉलीवुड परोस रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर, आई एम अशेम्ड एज हिंदू, नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। और मैं तो कह रही हूँ कि हमारे, मैं अभी बोल रही थी वृंदावन में अभी रिसेंट होके आई, राधे कृष्ण की बात करते हैं, राधे राधे, हर घर के बाहर राधे राधे रखकर लिखा हुआ है। मतलब पार्वती जी से शिव जी का जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो सम्मान है, सती जी के प्रति उनके उनके मान सम्मान के लिए जो उन्होंने किया। आप सोचिए ना कि हमारे तो शास्त्रों में एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, यही तो है सनातन। इसके मतलब जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो महिलाओं को पीछे रखा गया है, अरे भैया लक्ष्मी हमारे पास, हाँ? सरस्वती हमारे पास। सरस्वती हमारे पास, माँ दुर्गा हमारे पास, काली हमारे पास, मतलब सारे लोग जिसके आगे मत्था टेकते हो। मतलब आप सोचिए कि सारे देवी देवता दुर्गा माँ की पूजा कर रहे रिद्धि हैं, रिद्धि सिद्धि महामाया की पूजा कर रहे हैं, और 51 शक्ति पीठ हैं, कामाख्या मैया। कामाख्या मंदिर लोग दर्शन करने जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि किस तरीके से हमारे धर्म को नीचे दिखा के एक फेक फेमिनिज्म में आज हम किसी देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में फलाना डे मनाएंगे, आज सारे पुरुष साड़ी में जाएंगे। कोई सेंस है इस बात का? मतलब सेंस, हम अपने बच्चों, अब तो डर लगता है कि जो बच्चा हमारा स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है हम उसको पैंट शर्ट में भेजेंगे, कहीं वो घाघरा चोली में वापस ना आ जाए। सही बात है, जिस इसमें कोई हिसाब का बुराई माहौल है। नहीं है, बट क्या ये सही है, ये सही है, सोचने की जरूरत है। जरूरत है। हम देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, बट इस तरह के बड़ी यूनिवर्सिटीज में जब हम जहाँ भेज रहे हैं, पता चला कि हम बच्चे को भेज रहे हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए, वहां तो वो ड्रग्स में लिप्त है। ऑटिज्म का वहां शिकार हो गया। वहां तो वो पता है, हाँ बिल्कुल, वहां तो वो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को काटने की बातें कर रहा है। वहां तो वो शाहीन बाग में बैठ के बिरयानी खा के देश विरोधी बातें कर रहा है। वहां तो वो प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है। वो थ्रेटा और क्रेटा टाइप के लोग, मैं ऐसे उसका नाम बिगाड़ के बोलती हूँ क्योंकि वो लड़की 18 19 20 साल की जितने की भी होगी, हर देश विश्व में जहां किसी देश में शांति भंग होगी वहां ये महिला लड़की आपको जरूर दिख जाएगी। हमारे यहाँ ये किसान आंदोलन में भी चली आती है। हमारे बॉलीवुड के भी बहुत सारे गाजा लोग के बारे में भी आवाज उठाती है। गाजा के बारे में बोलेगी। भारत, अरे भैया तेरा क्या लेना देना भारत से? तुम अपना देश देखो ना। अभी बंधक बनाया ना इजराइल ने, 2-3 दिनों के लिए फिर छोड़ा है। हर ऐसे, और उनको इनको फंडिंग होती है। इन 18 साल 19 साल की लड़कियों को फंडिंग हो रही है। ऐसे ही मलाला यूसुफजई भी थी। हाँ, तुम टूल किट तैयार कर रहे हो, तुम टूल किट तैयार कर रहे हो देश के खिलाफ, और तुम्हें लगता है कि तुम टूल किट तैयार करोगे और आप ऐसा देश के खिलाफ करेंगे, हमारी जैसी बेटियां जो है
वो सिर्फ 2 बेटियाँ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। देवी स्वरूपा है उनके वो। पीछे, उन देवियों के पीछे इतनी देवियाँ हैं इस देश में कि अगर तुमने अब भारत के टुकड़े करने की बात की, तो तुम्हारी विचारधारा के और तुम्हारे जैसे लोगों के, तुम्हारे मानसिकता के, उन मानसिकता के टुकड़े हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम फौज तैयार कर रहे हैं। और फेक फेमिनिज्म तो मैं बार-बार कहती हूँ, और अब जो ज्वलंत मुद्दा है उस पे आऊँगी। सोनम रघुवंशी पे मैं कहती हूँ, तो आपको शादी करनी थी, आपको लड़का पसंद था, आप शादी कर लेती, कोर्ट मैरिज कर लेती, आपका कोई अधिकार नहीं था आप किसी लड़के की हत्या करती, किसी के साथ भी मिलके। तुम होती कौन हो किसी एक के बेटे की हत्या करने वाली? तुम उसको सोना भी पहना के लेके जा रही हो, चांदी भी पहना के लेके जा रही हो, उसको मैंने सुना 8 लाख 9 लाख रुपए कुछ कैरी हाँ। किए, वॉलेट से 15,000 रुपए भी निकाले। और अभी 2 दिन पहले मैंने नेशनल मीडिया पे देखा, हवाला से शायद पैसे का भी कुछ लेन देन वो करती थी, जो नेशनल मीडिया चला रही थी, कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ मिलके, अगर ये न्यूज़ सही है जो चल रही है, तो आप सोचिए कि पैसे की कितनी भूख है युवाओं के बीच में। आपको तब समझ नहीं आया कि आपके पिता को हार्ट की प्रॉब्लम है? आपको तब समझ नहीं आया कि मेरा वो भाई कहीं समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं होगा। वो यही है उसका फेमिनिज़्म। उसका भाई बेचारा गया भी था, वो उसके बच्चे माँ से से माँ मिलने से के लिए। मिलने गया था, और शर्मिंदा भी था अभी बेचारा तो मैंने वो। कल परसों ये भी सुना है कि शायद पिंडदान भी किया उसने अपनी हुँ, बहन का, कि हुँ। मेरी बहन से कोई रिश्ता नहीं है। ये फेमिनिज़्म है। बाप को, भाई को, माँ को कहीं का नहीं छोड़ा, ये फेक फेमिनिज़्म है, यही फेमिनिज़्म है। यही है महिला सशक्तिकरण, जिसमें तुम अपने भाई को ये मतलब जीने के लिए और मरने लायक भी नहीं छोड़ा। वो परिवार इंदौर में, मध्य प्रदेश में कहीं जीने लायक रहेगा। उस परिवार से जितने लोग गुजरेंगे, उस भाई से कौन शादी करेगा, उस बाप से कौन बात करेगा, उस उनकी फैक्ट्री में उनके बारे में कितनी गॉसिप होंगी, समाज कैसे उनको जीने देगा, ये सवाल नहीं है। और तुमने इतना अच्छा लड़का, मैं अच्छा बुरा की बात ही नहीं करी, ना शक्ल की, और मैं तो हुँ, हुँ। लेकिन पर्सनल लेवल पे बात हुँ, ज़रूर हुँ, कहूँगी, हुँ। किसी को बुरा लगता है। एक अच्छा लड़का, राजा रघुवंशी जैसा, एक शादी में खुश है, डांस कर रहा है, रील बना रहा है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है, उस व्यक्ति को छोड़ के तुम चरसी जैसी शक्ल का एक व्यक्ति, उसको पसंद करके, उसके साथ हवाला का कारोबार करके, नेपाल भागने की फिराक में गाजीपुर के ढाबे पे मिलती हो, बनारस के रास्ते से तुम गाजीपुर में मिलती हो। कितनी बेशर्म वो लड़की है, जिसने अपने पिता को कहीं का नहीं छोड़ा। आज वो पिता को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ना तुम पिता के साथ रह पाई, ना पति के साथ रह पाई, ना आप राज कुशवाहा के साथ रह पाई। जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, इसके पिता ने कहा कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे और बहुत सारी ऐसी फ़िल्में और ये सब देखा करती थी, जासूसी और इस तरह की क्राइम और इस तरह की चीज़ें। लोग भूल जा रहे हैं कि बाद में क्या होता है, बाद में क्रिमिनल सौरभ आज नहीं तो कल जेल जाता है, उसको सज़ा होती है। तो जो लोग बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमारे बॉलीवुड से, ओटीटी से, हुआरता परोसने वाले किसी सीरियल और फ़िल्मों से, ऐसे नायक-नायिका तो मैं इनको बोलती नहीं हूँ, वो तो हुँ। हमारे सिर्फ़ फ़ोर्सेज़ में जो काम करने वाले लोग हैं, देश बचा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं। ऐसे नाटकीय हीरो हीरोइन जो इनको बोलते हैं, पाखंडी मेरी कह सकते हैं। पाखंडी, नकली स्टंट, नकली फ़िल्म, नकली हीरो, नकली हुँ, हीरोइन, एक एक्टर एक्ट्रेसेस जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो किस तरह से बरगला रहे हैं, समाज में क्या परोस रहे हैं। और वो सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियाँ, जो ये और जिनके पक्ष में वो एक्टिविस्ट, वो एनजीओ वाले, वो लोग खड़े हो जा रहे हैं, वो तबका खड़ा हो जा रहा है। आप क्या कुशवाहा जैसे लड़के से अपनी खुद की बहन, खुद की परिवार की किसी बेटी की शादी करेंगे? आप खुद अगर लड़का चुनने जाएँगे, कोई लड़का गरीब हो सकता है सौरभ। हो सकता है वो 1 लाख रुपए ना कमाता हो सकता है वो 10,000 की नौकरी वाला लड़का हो, और किसी की बहन, किसी की बेटी को उस लड़के से प्रेम हो जाए, उस लड़के के साथ वो रहना चाहे, वो फिर भी मान्य है, जो आपको सम्मान देगा, जो आपको अच्छे से रखेगा, आपको आपको परिवार में मान-सम्मान दिलाएगा। आप 2 लोग कमाएँगे-धमाएँगे, जीवन बसर हो जाएगा। लेकिन राज कुशवाहा जैसा लड़का, या वो 4 लड़के, अब उन 4 लड़कों, राज कुशवाहा का तो मैंने सुना उसके पिता नहीं है, नहीं है। 3 बहनें हैं। उनकी माँ मेरे साथ नेशनल मीडिया पे डिबेट में थी, जिसमें वो चीख-चीख के कह रही थी कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हर माँ यही कहेगी। मैं किसी की माँ पे कोई टिप्पणी नहीं की, उनकी माँ को तो पता, उनकी माँ ने थोड़ी ना कहा कि तुम जाके मार के आओ। लेकिन उन 3 बहनों का सोचो सौरभ, जो पिता नहीं है, उनको पढ़ाने के, अच्छा राज कुशवाहा ने बड़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी वो की है, कहीं न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर डालने जाता था, कहीं कुछ काम करता था, फिर फैक्ट्री में काम करता था। पिता की डेथ के बाद बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है। इसके दिमाग में क्या आया, सोनम रघुवंशी ने इसका दिमाग बरगलाया, किसने सोनम रघुवंशी का दिमाग बरगलाया? मरते समय राजा रघुवंशी के जेब से 15,000 रुपए भी इन लोगों ने निकाले। क्या बेशर्मी है! मतलब
कितने बड़े ये किसको इसको क्या शब्द में कहूँ, कितने ये घटिया मानसिकता के लोग हैं जो कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे, अपने पिता से नहीं लड़ पा रहे, अपने पिता के सामने बोल नहीं पा रहे, लेकिन हत्या करने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं मानती जो लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि लड़कियां अपने घर में कुछ बोल नहीं पाती, अपने पिता और भाई के सामने बोल नहीं पाती, इसलिए सोनम रघुवंशी को ये करना पड़ा। आप जरा सोचिए कि सोनम रघुवंशी जैसी कोई भाभी आपके घर हो जाए तो, जो आपके भाई की हत्या कर दे। सोनम रघुवंशी जैसी कोई पत्नी हो जाए जो आपकी हत्या कर दे तो। अभी यूपी में किसी जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की, कल परसों में देख रही थी हम्म। ट्विटर पे चल रहा था, शादी करा दी क्योंकि उसको ये पता चला कि मेरी पत्नी का हाँ। अफेयर किसी व्यक्ति से है, तो उसने शादी करा दी ये कह के कि भैया मुझे अपनी जान नहीं देनी। हम क्या समाज में ट्रेंड कर रहे हैं, शादी कहीं हो रही, अफेयर कहीं चल रहा, हत्या किसी की कर रहे हैं, ड्रम में किसी को डाल रहे हैं, पहाड़ से किसी को गिरा रहे हैं। और प्लान बी भी हमारे पास है जिसमें हम लोग ये कहते, जिसमें सोनम ने कहा कि अगर हत्या नहीं करा पाते तो सेल्फी या फोटो खींचने के बहाने मैं उसको पहाड़ पे बुलाती हूँ एक कोने पे और मैं उसको धक्का देती। कितना मजबूत दिल है, आप ये कर सकते हैं। तो ये क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो समाज में पनप रहा है, ये फेक फेमिनिज्म का एग्जाम्पल है, इनसे बचने की जरूरत है। आप किसी लड़के को पसंद करते हैं, आप अपने मैं युवाओं को भी कहूंगी सौरभ कि आप अपने परिवार में कहें, परिवार में लड़ें, माँ से बात करें, माँ से प्रेम से समझाएं, वो सब चलेगा। लेकिन किसी की हत्या कर देना, किसी का ये कर देना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब इससे बचना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी युवा, जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो समझेंगे कि भाई संवेदनशीलता क्या होती है, किसी के जीवन का क्या मूल्य होता है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें हमें नई जानने को मिली। और हमारे दर्शकों से आप वादा करें कि आप आती रहेंगी और आप हमारा ज्ञानवर्धन करती रहेंगी। मैं हमेशा आऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी टीम से मिलके युवा जो, मैं एक एक चीज जरूर कहूंगी कि ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक राष्ट्रवाद है। आप देश को बस जागरूक कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जी, आपको। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह बना रहे। बाकी दर्शकों, आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप लोग इस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा। कैसी लगी ये चर्चा, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार, जहाँ भी आपको लगता है, क्योंकि ये शो हमारा फैमिली शो है। आप अपने घर परिवार के साथ बैठ के भी देख सकते हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सौरभ, जय और हिंद। ठीक है, धन्यवाद।